साइंस के पेपर से लग रहा था तुम्हें फियर। साइंस के पेपर से तुम्हें लग रहा था फियर। अरे मूर्ख बालक बालिका, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, और आज हम रिवाइज करने वाले हैं, मैराथन करने वाले हैं, यानी टॉप 25 क्वेश्चंस क्लास 9th के हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले उन चैप्टर्स के। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जहां से तुम्हारे पेपर में सवाल दिखेंगे। मुझे पता है हाफ ईयरली एग्जाम एकदम नजदीक आ गए हैं, डर लग रहा है, थोड़ी थोड़ी घबराहट भी हो रही है, लग रहा है कि यार भैया कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कुछ होगा या नहीं हो पाएगा। चिल चिल रिलैक्स, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया, ठीक है। सबसे पहले तो जोश मीटर बता दो, एनर्जी मीटर बता दो, कैसे हो सभी के सभी। क्या अपने सारे स्टूडेंट्स, नवी क्लास के ये क्यूट क्यूट बच्चे आ चुके हैं क्या? जल्दी से बता दो एक बार चैट के अंदर, क्या सब आ चुके हैं? जल्दी जोश मीटर। अरे पता नहीं क्या कोडवर्ड, कोडवर्ड जोश मीटर कोडवर्ड, कोडवर्ड भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए तुम कोडवर्ड हैं? हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे लिख रहे हैं बच्चे। कल है भाई, कल है टीचर्स डे। रुक जा, अभी रुक जा, रुक जा, इतनी जल्दी क्या है, कल विच कर लेना, ठीक है। आगे सब आगे, 11th वाले भी आ गए। अरे भाई 11th वाले 9th की स्ट्रीम में क्यों आ रहे हो? तुम जाके अपनी पढ़ाई करो, जाओ पढ़ाई करो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट हो गए? अरे अभी कहां लेट हुआ हूं यार, अभी कहां लेट हुआ हूं? ये लेट होता है क्या कोई? ये लेट होता है क्या कोई? यार दोस्तों क्या बात करी तुमने। अभी जो अपने जो बच्चे हैं, मतलब जिनको पता है मैं लेट आता हूं, वो तो अभी ज्वाइन करे होंगे। सही से बता, तुम्हें पता था ना प्रशांत भैया 10-15 मिनट तो लेट आएंगे। तुम झूठ मत बोल, कसम, तुम्हें सही बता, पता था या नहीं अंदर से पता तो था तुम्हें कि 10-15 मिनट तो लेट ही आएंगे। चलो आओ स्टार्ट करें। एनर्जी मीटर, जोश मीटर एकदम हाई है अगर, तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस फोकस। यस 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 यस। चलो हाँ, अपने स्टूडेंट्स को मालूम है, सबको मालूम है कि थोड़ा सा तो लेट आएंगे। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर के ओवरऑल 25 क्वेश्चन होने वाले? तो देखो, बायोलॉजी के 2 चैप्टर हैं। कौन से 2 चैप्टर हैं? एक अपना सेल, एक अपना टिश्यू। उसके बाद केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर। और फिजिक्स के 3 चैप्टर हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फिजिक्स में 3 चैप्टर आ रहे हैं, जो कि है मोशन, फोर्स एंड लॉ एंड ग्रेविटेशन। तो ये सारे चैप्टर्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। एनर्जी हाई रखना, अगर एनर्जी तेरी डाउन हुई तो क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? लड्डू नहीं, चप्पल मिलेंगी, ठीक है। आया, चलिए स्टार्ट करिए। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी प्यारा प्यारा सब्जेक्ट। 9th की बायोलॉजी में ना बड़ा डर लगता है, बट वहीं 10th की बायोलॉजी में बहुत मजा आता है। यू नो द रीजन। ठीक है, बट हाँ, तो इसमें ना डर बहुत लगता है, क्योंकि सेल है, टिश्यू है, समझ नहीं आ पाता। मैं अभी रिवाइज भी करा दूंगा, क्वेश्चन भी करा दूंगा। पहले ये देखो कि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 9th के सेल चैप्टर के। इन टॉपिक से आपके पेपर के अंदर सवाल आने वाला है, राइट? इनसे सवाल आने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको बताता चलूंगा और मैं रिवाइज भी कराता चलूंगा। जैसे कि देखो, सबसे पहला सवाल क्या आता है, आपको ना एक तो डायग्राम याद कर लेने हैं। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखो, प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम तो याद कर लो, और अगर डायग्राम याद नहीं कर सकते तो लेबलिंग तो एटलीस्ट याद कर लो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये रहा आपका, एक मिनट, एनिमल सेल, एनिमल सेल, ये रहा आपका एनिमल सेल। विजिबल है बेटा स्क्रीन के ऊपर? विजिबल है? यस। तो ये रहा आपका एनिमल सेल। तो थोड़ा थोड़ा डायग्राम याद कर लो, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो याद कर लो। चलो एक बार ऐसा करते हैं, फटाफट से रिवाइज कर ले, क्या कहते हो? रिवाइज कर ले, चलो आ जाओ रिवाइज करते हैं। सेल, सेल की सबसे ऊपर की बाउंड्री होती है। प्लांट के पास एक Z+ सिक्योरिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, याद आ गया। अब एनिमल के पास और प्लांट के पास एक और सिक्योरिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम CM बोलते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, CM PM, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, जो कि ब्रेन है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। और जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको कैसे याद करते थे हम? उसको याद करते थे कहानी की मदद से। कहानी की मदद से रिवाइज करेंगे, फटाफट से आ जाओ। जैसे कि कहानी है आईफोन फैक्ट्री की। आईफोन लेना है तुम सबको? क्या कहते हो, आईफोन लेना है? आईफोन लेना है? लेना है? लेना तो है भैया, लेना तो है भैया, आईफोन तो लेना है भैया, बहुत महंगा आता है, गिफ्ट कर दो ना।
बेटा किडनी बेच के गिफ्ट करूंगा तुमको है ना। आईफोन फैक्ट्री कहानी है। मान लो आईफोन फैक्ट्री से आईफोन बन रहा है और तुम्हारे घर में पहुंचाना है, डिलीवर होना है। तो एक फैक्ट्री होगी जिसमें आईफोन बनेगा, ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा आईफोन बन जाएंगे तो आईफोन कहीं पर स्टोर भी होंगे, यस और नो बेटा बताओ, स्टोर भी होंगे। अब आईफोन फैक्ट्री में गंदगी वंदगी भी होती है, तो उस गंदगी को साफ करने वाला भी कोई होगा जो कि इस डर्ट को साफ करेगा। उसके बाद क्या होगा कि यहां से आईफोन की कोई पैकेजिंग करेगा और तुम्हारे पास तक पहुंचाएगा, ये तुम हो, ये तुम हो, है ना। तो कोई एक होगा जो कि पैकेजिंग करेगा, और जब वो पैकेजिंग करके रास्ते में जा रहा था तो उसे दो गुंडे मिलेंगे, दो गुंडे मिलेंगे रास्ते में। है भैया ये क्या कहानी है, ये क्या कहानी है, ये क्या कहानी है बताओ। अरे यही कहानी है, मैं समझाता हूं कैसे। आईफोन फैक्ट्री जहां पर आईफोन बन रहे हैं। अब देखना बेटा, हमारे जो सेल होते हैं उनको क्या चीज बनानी है, उनको प्रोटीन बनाने हैं, प्रोटीन बनाने हैं, है ना, लिपिड्स बनाने हैं। हाँ, तो वो कौन बनाएगा, फैक्ट्री। और हमारे सेल की एक फैक्ट्री होती है जिसको हम बोलते हैं ईआर, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत बढ़िया, है ना। अब पैकेजिंग कौन करता है, इस सामान की पैकेजिंग कौन करता है, तो पैकेजिंग का काम है गोल्गी एपेरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज, कुछ भी बोल सकते हो। याद आया, याद आया, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपेरेटस। किस किस को याद है, किस किस को याद है। क्या लाइव अटक रही है क्या बीच बीच में, क्या हो रहा है, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं, लाइव अटक क्यों रही है बीच बीच। लाइव अटक तो नहीं रही ना बेटा, आई गेस नहीं अटकनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी चैट्स मुझे दिख नहीं रही हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है, चलो चलो, नहीं अटक रही, नहीं अटक रही ना, नहीं अटक रही, ठीक है, ठीक है ना। तो एक तो होगा क्या, ईआर फैक्ट्री। फिर पैकेजिंग का काम कौन करेगा, गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। अब फैक्ट्री की क्लीनिंग कौन करता था, क्लीनिंग याद करो, याद करो, जो चीजों को मारता है, कौन मारता है, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है, क्लीनिंग करता है, क्लीनिंग, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करता है और क्लीनिंग करता है। उसके अलावा स्टोरेज कहां होता था, क्या कोई बता सकता है स्टोरेज कहां होता है, स्टोरेज होता था बेटा वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स एक स्टोरेज सैक होते थे, जैसे आईफोन के, एक्स्ट्रा आईफोन के स्टोरेज यहां हो रहे हैं, हमारे एनिमल सेल के अंदर एक वैक्यूल होते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी वैक्यूल होते हैं जो कि बड़े होते हैं। बहुत बढ़िया। उसके अलावा जब डिलीवरी पे जा रहा था तो दो गुंडे मिलते हैं, गुंडों का नाम बताओ। पहला गुंडा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गुंडा जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड। ये जो गुंडा है माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिड, इनको हम गुंडा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के पास खुद के डीएनए होते हैं। क्या होते हैं बेटा, खुद के डीएनए होते हैं, है ना, खुद के हैं भैया, खुद के, बाकी किसी पे नहीं है। इसके अलावा इन दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी, पावर हाउस ऑफ दी सेल, ये तो तुम्हें याद है, मेरे को पता है तुझे याद है। और ये जो तुम्हें दिख रहा है दूसरा प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या करता है, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ना, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मुझे बताओ, क्या ये पूरी कहानी अगर समझ आई तो एक बार चैट में पीके लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम्हें ये सारी चीजें पता है ऑलरेडी, ठीक है, जल्दी बता दो। एक तो यूट्यूब भैया को क्या हो जाता है, चैटे रोक देते हैं बीच बीच में, है यूट्यूब भैया प्लीज यार, डोंट डू लाइक दिस। मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को यार, ऐसे मत किया करो यार प्लीज यूट्यूब भैया। हाँ अब ठीक, अब ठीक है यूट्यूब भैया, ओके जी, यस, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब देखो बेटा, मैं क्वेश्चंस आपको कैसे दिखा रहा था, क्वेश्चंस पता है कैसे आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, व्हाई इज प्लांट सेल वॉल इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेल। प्लांट के पास एक सेल वॉल होती है, Z+ सिक्योरिटी होती है, जबकि एनिमल में नहीं होती, क्यों, इसका क्या रीजन है। तो इसका ये रीजन आपको याद रखना है बेटा। मेन रीजन क्या है कि जो प्लांट है ना बेटा, उसको क्या चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, हाँ सपोर्ट चाहिए। देखना बेटा, क्यों होती है सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी सेल, यानी वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट्स दी सेल फ्रॉम दी मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना यार, हम तो मूव कर सकते हैं बट कौन मूव नहीं कर सकता, एनिमल तो मूव ही नहीं कर सकता, है ना। तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, रिजिडिटी चाहिए, टफनेस चाहिए, कौन देता है, सेल वॉल, जबकि एनिमल को ये सब नहीं चाहिए होता, तो एनिमल के पास नहीं होती। अब देखो एक टफ टाइप का क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन आजकल ऐसे लेबलिंग पे आते हैं, आपको ये बताना है कौन सा पार्ट है, आपको लेबलिंग पे सवाल आते हैं। देखना बेटा, जैसे कि क्या बोलेगा कि आपको बताना है लेबल द गिवन फिगर, जैसे कि ए पार्ट, इट इज द पैकेजिंग ऑर्गेनली, नेम इट, बताओ भाई कौन सा ऑर्गेनली पैकेजिंग करता है, जल्दी बताओ फटाफट से, बोलते चलना बेटा और थोड़े जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देना।
ठीक है, क्योंकि हमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको कराना है, तो थोड़ा सा जल्दी करते चलना। बहुत बढ़िया, गोल्गी अपैरेटस है ना, अभी बताया। दिस ऑर्गेनली प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दिस हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, देखो भैया ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है ईआर का यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसका भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। कहां गया भैया? हाँ ये रहा। तो डिफरेंस याद रखना कि ये रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा राइबोसोम क्या करते हैं भैया? राइबोसोम का मेन काम है, बोलो, प्रोटीन प्रोड्यूस करना। तो ये रफ इसलिए है क्योंकि इनके पास राइबोसोम है, ये स्मूथ इसलिए क्योंकि भैया इनके पास हम पे तो है ही नहीं, तो इनके पास राइबोसोम नहीं है। तो यानी ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये लिपिड्स यानी फैट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको याद रखने, बस ये दो डिफरेंसेस याद कर लो कि काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जरा क्वेश्चन पढ़ो, मैं पानी पी लेता हूं जल्दी से। वाह बेटा वाह, बच्चे पूछ रहे हैं क्या भैया प्यार करना चाहिए, क्या प्यार करना सही है? बेटा देखो, आज से कई साल पहले पुराने जमाने में तो सीता माता राम भगवान जी के साथ वनवास तक में चली गई थी, है ना, इतने सेक्रीफाइसेस करे थे। लेकिन आजकल तो वनवास छोड़ो, नीले ड्रम में डाल दिया जाता है नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, मजाक कर रहा हूं, है ना। तो आजकल तो भैया क्या है, आजकल तो भैया ऐसा ही है सिस्टम, थोड़ा सा तो देख के थोड़ा सा ना पढ़ाई कर ले। आजा, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बहुत बढ़िया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं बेटा? तो उसका आंसर ये है, बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, यानी सिर्फ वो कुछ सब्सटेंसेस को ही क्या करता है? पास करने देता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला, डिफाइन ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है बेटा? वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन लिख के आ जाना बेटा, पेपर में आएगी ना तो इसके ही नंबर होते हैं। जो बच्चा लाइन नहीं लिखता उसके साथ हो जाता है। हाँ, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट विल हैपन अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक में डालें, हाइपरटोनिक में डालें, आइसोटोनिक में डालें? देखो ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। हाइपो से तुम्हें क्या याद आ रहा है? हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस कैसा होता है? मोटा होता है, मोटा भैया एकदम ऐसा मोटा होता है हिप्पोपोटामस। तो यानी अगर सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो हिप्पोपोटामस बन जाएगा, यानी वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। यस, तो वो स्वेल कर जाएगा। अगर तुम हाइपर में डालोगे तो इसका उल्टा, यानी श्रिंक कर जाएगा। और आइसोटोनिक में क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा, शेप में कोई चेंज नहीं आता है ना, यहां पर नेट मूवमेंट 0 होता है। राइट, याद रहेगा? बहुत बढ़िया, है ना, ऐसे ट्रिक से याद कर लो। अगला, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? एक्सप्लेन विद वन डेली एग्जांपल। देखो बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि गैस या फिर का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन until they evenly spread out। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। परफ्यूम मारू, परफ्यूम, परफ्यूम लगा लिया है ना। अब परफ्यूम लगा लिया है तो उसकी जो स्मेल है डिफ्यूजन की मदद से हर जगह फैल जाएगी। अब बगल वाले घर में एक बार मैं जा रहा था बाहर, कहीं पर परफ्यूम वर्फ्यूम लगा रहा था, पापा दूसरे कमरे में थे, है ना, तो मैंने सोचा चुपचाप से निकल जाऊंगा घर से, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लिया। लेकिन इस डिफ्यूजन की वजह से वो परफ्यूम की स्मेल दूसरे कमरे तक चली गई। तो पापा आए बाहर निकल के, कहा? मैंने कहा कहां? कहीं नहीं, यही यही तो हूं। तो इसलिए डिफ्यूजन कैन ऑल्सो बी हानिकारक समटाइम्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो डिफ्यूजन का एक एग्जांपल तुम्हें मैंने बता ही दिया है। अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में फर्क याद रखोगे, फर्क याद करोगे? क्या है कि डिफ्यूजन देखो
चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों का ट्रांसफर है। लेकिन ओस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए होता है। दूसरी चीज, ओस्मोसिस तभी माना जाता है जब बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आए, यानी ऑलवेज रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पर यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। भाई जो न्यूक्लियस है ना, देखो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखना। उसको कंट्रोल सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। कोई बच्चा डीएनए की फुल फॉर्म बता सकता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो उसके काम क्या होते हैं? जितनी भी सेल की एक्टिविटीज हैं बेटा, सारी एक्टिविटीज हमारा यही कराता है। तो कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटी, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी सारे काम प्रोटीन बनता है ना उसमें भी यही मदद करता है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो अपना प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा ये है ना अपना क्या न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें बीच में पोर्स होते हैं। डायग्राम याद आ रहा है जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं? डायग्राम याद आ रहा है? ऐसे डबल मेम्ब्रेन होता है, बीच में ऐसे कट्स होते हैं। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? हाँ, डबल मेम्ब्रेन और उसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये भी अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फर्क है? देखो बेटा, तुम्हें कभी कभार ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, योर लाइफ इज वेरी टफ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुविधा है, इमेजिन करना बेचारे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इन बेचारों के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता, मतलब इन पे दिमाग ही नहीं है। ओह सॉरी, दिमाग तो तुम्हारे पास भी नहीं है ना, लेकिन यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं होता? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन इट। क्या है बात समझ में आई? जबकि यूकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके पास ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड वगैरह होते हैं, बट इसके पास सब कुछ होता है। इसके सेल स्मॉल होते हैं, इसके सेल बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना। अच्छा इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, इसके पास भी इसके पास भी, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? कि दोनों पे राइबोसोम है। राइबोसोम कहते हैं प्रोटीन, प्रोटीन। हाँ, इन दोनों के पास राइबोसोम होता है। राइबोसोम कहता है अपन भेदभाव नहीं करता, अपन इनके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, दोनों के साथ रहेगा भाई। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है बेटा, उसके एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये नाम याद रखना। और यूकैरियोटिक के तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सब होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ। राइट दी फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो स्टेट दैट व्हाट वुड हैपन इफ दे रिमूव। यानी इनको अगर हम रिमूव कर दे तो भैया क्या होगा? इमेजिन कर, तेरी बॉडी से माइटोकॉन्ड्रिया आज मैंने निकाल लिया, सारा माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने खींच लिया। अला भैया, माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी बनाता था, अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो अपन जिंदा कैसा रहेगा रे? बिल्कुल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैंने रिमूव कर दिया तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता था। इफ रिमूव्ड द सेल वुड नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, इवेंचुअली सेल विल डाई। खत्म, गुड बाय। चलो अगला, गोल्गी एपेरेटस क्या करता था? पैकेजिंग करता था भैया, आईफोन फैक्ट्री में पैकेजिंग कर रहा था। हाँ, तो अगर इमेजिन कर पैकेजिंग नहीं होगी तो क्या होगा? इफ रिमूव्ड नो प्रॉपर पैकेजिंग एंड सेक्रीशन ऑफ मटेरियल, लाइसोसोम वॉन्ट फॉर्म, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इनसाइड द सेल। समझाता हूं, देखो एक और काम होता है गोल्गी एपेरेटस का जो कि तुम्हें याद रखना है। ये लाइसोसोम जो था ना, वो जो अपनी क्लीनिंग विलीनिंग करता है, हाँ वो भी यही बनाता है, लाइसोसोम को यही फॉर्म करता है। तो अगर यही नहीं होगा तो लाइसोसोम नहीं बनेगा, और अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो गंदगी हो जाएगी, सेल में डर्ट हो जाएगा, है ना, तो सेल अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, अगला क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री। अगर प्रोटीन फैक्ट्री को रिमूव कर दो तो प्रोटीन नहीं होगा। अगर मैं रिमूव कर दूं, सेल वुड नॉट बी एबल टू मेक प्रोटीन, एंजाइम एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन वुड बी एब्सेंट, ग्रोथ एंड रिपेयर स्टॉप। यानी ग्रोथ रुक जाएगी भैया, ना ही रिपेयर हो रहा है ना ही ग्रोथ हो रहा है, गया सेल, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। और लास्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि यार देखो वो ना फैक्ट्री है, उसके अंदर ही प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, अगर वही नहीं होगा
तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल वुड स्टॉप, प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस वुड बी डिस्टर्ब्ड, यानी खराब हो जाएगा। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रख है ना। हाँ, तो ये कुछ सवाल थे। अब आते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? क्या प्लास्टिड प्लास्टिक है? क्या प्लास्टिड ही प्लास्टिक है बेटा? क्या प्लास्टिड ही प्लास्टिक है? क्या लगता है? जैसे कि वो बोलते थे ना, क्या हैरी पॉटर हरियाणा से है? एक मीम चलता था पहले, क्या हैरी पॉटर हरियाणा से है? वैसे ही क्या प्लास्टिड प्लास्टिक है बेटा? नहीं, नहीं है। प्लास्टिड क्या होता है? ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एक सेल ऑर्गेनेली होता है और इसके तीन भाई होते हैं, मतलब ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन से तीन टाइप होते हैं मैं आपको तीनों बता देता हूं। याद रखना, प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, जिनका काम क्या होता है? विच हेल्प इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये इनका मेन काम है, ठीक है। अब ये तीन टाइप के होते हैं, तीन भाई तीनों तबाही। कौन कौन? एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट कहीं सुना सुना सा लग रहा है, कहां सुना है? फोटोसिंथेसिस में काम आता है क्लोरोप्लास्ट, यानी जो खाना बनाता है ना प्लांट अपना खुद का, फोटोसिंथेसिस, हाँ, वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, वो जो तुम देखते हो ना गुलाब का फूल जो कि रेडिश कलर का होता है, और तुम जाते हो और तुम अपनी महबूबा को वो गुलाब का फूल दे देते हो, ओह, उसके लिए महबूबा हो भी तो तुम्हारे पास बेटा, कोई बात नहीं, चलो। तो वो जो कलर होता है ना रेड कलर का फ्लावर का, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, है ना। यानी इसका काम क्या है? कंटेन कलर्ड पिगमेंट, जो पिगमेंट होता है फ्लावर का वो ये कंटेन करता है। ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग नहीं होता, नो रंग, कलरलेस जिंदगी की तरह अपनी, एकदम कलरलेस प्लास्टिड स्टोर फूड लाइक स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। इसका काम सिर्फ स्टोरेज का है। क्या क्या स्टोर करेगा? स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। आई समझ में? आई समझ में? भैया पर्सनल क्यों हो जाते हो बात बात पे? अभी गया कहां हूं बेटा पर्सनल? ठीक है, हाँ चलो। एक और क्वेश्चन था इसमें, वाई आर लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड बैग? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पेपर के अंदर दिखने वाला है तुम्हें। देखो लाइसोसोम क्या है? जो गंदगी वंदगी साफ करता था। अब इसको सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी कभार जब सेल में बहुत सारी माल फंक्शनिंग होती है, यानी खराब हो जाता है सेल, तो ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम को पूरे सेल में छोड़ देता है और ये पूरे सेल को ही खत्म कर देता है, यानी निगल जाता है। तो याद रखना, lysosome contains strong digestive enzyme that can break down all type of material. If the cell is damaged, lysosome burst and their enzyme digest the entire cell. पूरे सेल को निगल गया भैया, बताओ यार, बड़ा गलत आदमी है। पर सेल खराब हुआ था इसलिए निकला, अगर सेल सही होता तो कुछ नहीं करता है, बट अगर सेल खराब होता है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया, है ना। आए समझ में? तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, टिश्यू। अच्छा मुझे बताओ, टिश्यू तुम्हारे पेपर के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। आ रहा है बेटा? आ रहा है टिश्यू तुम्हारे में? जल्दी जल्दी, फटाफट। बहुत बढ़िया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यस 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 यस, बहुत सही बहुत सही। चलो तो टिश्यू करें, टिश्यू करें, अब टिश्यू को इंपॉर्टेंट टॉपिक करें, क्या बोलते हो? वाह, एक बच्चे ने कितनी प्यारी शायरी लिखी है कि भैया उससे लॉयल, उससे लॉयल तो मेरी किस्मत है, बदलती ही नहीं है। है ना। उससे लॉयल मेरी किस्मत भाई बदल ही नहीं रही है, ऐसे ही चल रही है ना। जब मैं स्कूल जाता हूं भैया, तब तो क्या होता है? तब तो कुछ नहीं होता, ना गेम्स का पीरियड मिलता है, ना मैथ्स के पीरियड में 2-2 3-3 क्लास निकल जाती हैं, टीचर होमवर्क चेक करते हैं, सब कुछ होता है। पर जिस दिन मैं स्कूल से एब्सेंट हो जाता हूं उसी ही दिन सब कुछ होना होता है ना। तुमने नोट करो, जिस दिन तुम स्कूल से एब्सेंट होते हो उस दिन मैथ्स के टीचर एब्सेंट हो गए, इंग्लिश वाली मैम भी एब्सेंट हो गई, हिंदी वाली मैम छुट्टी दे दी उन्होंने क्लास की, 3 फ्री पीरियड मिल गए, गेम्स के पीरियड में जा रहे हैं, है ना। ऐसा ऐसा ही होता है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके? टिश्यूज के। चलो टिश्यूज के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कहानी की मदद से पूरे टिश्यू को रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ पहले कहानी देखते हैं। कहानी क्या है? कहानी है एमपी की,
एमपी चले हैं, एमपी चले। देखो भैया, मैं गया था एमपी घूमने। मैं जब एमपी घूमने गया तो मुझे मिला मेरा दोस्त अली। कौन मिला? मेरा दोस्त अली मिला सबसे पहले। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा एमपी में और जगह घूमा जाए, तो मैं और आगे गया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे यार वहां पर मैंने देखा कि दो ग्रुप्स थे, दो ग्रुप ऑफ पीपल थे। एक ग्रुप ऑफ पीपल तो वो था जो कि बड़ा सिंपल था, एक जैसे लोग रहते थे वहां पर। और एक ग्रुप ऐसा था जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स था। क्यों? क्योंकि वहां पर अलग अलग लोग रहते थे, कोई अमीर कोई गरीब। ठीक है। अब ये जो सिंपल वाले थे ना, ये जो सिंपल वाले लोग थे, इसमें एक लड़का था जिसने एक एग्जाम क्रैक कर रखा था। कौन सा एग्जाम क्रैक कर रखा था? एक एग्जाम था जिसका नाम था पीसीएस, एक सरकारी एग्जाम होता है। तो इधर एक लड़के ने पीसीएस एग्जाम क्रैक कर रखा था। और कॉम्प्लेक्स वाले में दो भाई, दोनों तो भाई, एक भाई वाटर लाया करता था, पानी, और एक भाई फूड लाया करता था। ठीक है। यहां पर आपका एनिमल टिश्यू खत्म है। हाँ, समझाता हूं कैसे। एमपी में मैं गया, यानी एनिमल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। याद आ रहा है कुछ? हाँ। फिर उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिसमें कि जो सेल होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम जो कि पानी को लाता है, एक होता है फ्लोएम जो कि खाने को लाता है। ये था पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू। आ जाओ अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना भैया? ये कैसे रिवाइज करा दिया 2 मिनट के अंदर, हद हो गई यार। चलो अब देखते हैं व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट द टाइप एंड द बेसिक। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बेटा? एक डिफरेंस याद रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच का, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच का एक डिफरेंस याद रखना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी वो डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड यानी समझते हो ना, डिवाइड कर सकते हैं, सेल डिवीजन पॉसिबल है यहां पे। बट परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते। अगला डिफरेंस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज सेल स्मॉल इन साइज, यानी इनके जो सेल होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डिवाइड करना है। इनके सेल छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं उनके जो वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल क्या था? स्टोरेज, स्टोरेज। हाँ, तो वो ना एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यार इन्हें तो क्या करना है? डिवाइड होना है। अब अगर वैक्यूल होगा तो डिवाइड कैसे हो पाएंगे? जबकि यहां पर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टिश्यू में। उसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेसिस आर जनरली एब्सेंट, यानी सेल बड़े पास पास में जुड़े होते हैं। इंटरसेलुलर, सेल के बीच की स्पेस नहीं होती, बट यहां पर प्रेजेंट होती हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना। इस डिफरेंस से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में फर्क क्या होता है। अब अगली चीज देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप होते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं, इस डायग्राम की मदद से याद रखना। ये जो स्टेम के, यानी शूट की टिप पे और जो रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ए, यानी एपिकल मेरिस्टम। ये ग्रोथ कराता है। ये जो गिर्थ में प्रेजेंट होता है, यानी जो है तो ब्रॉडनेस बढ़ाता है ना, ऐसे चौड़ा बनाता है, चौड़ा प्लांट को जो चौड़ा बनाता है वो होता है क्या? लेटरल मेरिस्टम, यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो नोड की लेंथ को बढ़ाता है ये होते हैं नोड्स, इनकी लेंथ को जो बढ़ाता है इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई? सही है, सही है ना? तो तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास रहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये था। अगला क्वेश्चन क्या था? डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक परमानेंट बता दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो क्या क्या डिफरेंस होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा का डिफरेंस समझना। पैरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है बेटा? पैरेन्काइमा का मेन काम है स्टोरेज। जहां पर भी आप पैरेन्काइमा नाम सुनो, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए जो कि है स्टोरेज। यानी ये क्या करेगा? ये कुछ ना कुछ स्टोर करेगा और ये फोटोसिंथेसिस कराएगा। ठीक है, पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, प्लांट ऐसे मुड़ सकता है, डंडियां वंडियां, वो ये प्रोवाइड करता है। और स्केलेनकाइमा तुम्हारे दिमाग में सुनती आना चाहिए टफ, टफ, यानी इसके जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं। ये बहुत ज्यादा टफनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी। कहां पर प्रेजेंट होता है वो तुमने देखा है? कोकोनट का हस्क,
कोकोनट देखा है? कोकोनट, कोकोनट का वो जैसे डंग 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 डंग। यार एक ना कार्टून आया करता था, उस कार्टून में क्या होता था, वो इंस्पेक्टर था, बस गोली ऊपर चलाता था और ऊपर से ना वो नारियल गिरते रहते थे उसके सिर पे। कौन सा कार्टून था यार वो? कौन सा कार्टून था वो? है वो कौन सा भाई? क्या बढ़िया, बोलते और वो उसके गिरते रहते थे। क्या था यार वो? एक आया करता था पहले कार्टून, याद है क्या तुम्हें? किसमें होता था यार ये? मोटू पतलू में होता था क्या ये? हैं? नहीं यार, उसी में होता था। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें याद होगा। मोटू पतलू में तो समोसा होता था ना, समोसा। हाँ हाँ हाँ। तो यानी वो जो कोकोनट का जो हस्क होता है वो स्केलन काइमा का बना होता है। इसमें डेड, इसमें लिविंग, इसमें लिविंग। ठीक है, अब याद रखना जो इंटर सेलुलर स्पेसिस होती हैं पैरन काइमा में तो बहुत होती हैं, स्केलन इसमें कॉलन काइमा में कम होती हैं, और स्केलन काइमा में बिल्कुल भी नहीं होती, यानी सेल के बीच में स्पेस नहीं होती। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंशिएट करो और जाइलम के पार्ट्स बताओ। तो देखो जाइलम का काम क्या था, जाइलम था पानी लाने वाला और फ्लोएम था फूड लाने वाला। तो पहला डिफरेंस बहुत क्लियर है बेटा, देखो क्या कि वाटर एंड मिनरल ये लाता है, ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा डिफरेंस, जाइलम ना यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, बट ये बाई है, ये बोलता है ऊपर भी जाऊंगा नीचे भी जाऊंगा, ऊपर भी जाऊंगा नीचे भी जाऊंगा, दोनों डायरेक्शन में जाऊंगा, है ना। जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना कि इससे भी दोस्ती कर लूंगा, उससे भी कर लूंगा, इससे भी कर लूंगा, वैसे ही फ्लोएम बाई डायरेक्शनल, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, जाइलम के पार्ट्स होते हैं 4, कौन कौन से, ट्रैकियर्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब इसमें से 3 डेड होते हैं और एक लिविंग। लिविंग कौन है, कोई बता सकता है? लिविंग होता है जाइलम पैरेन्काइमा, और ये 3 डेड, ट्रैकियार्ड, वेसल और जाइलम फाइबर, ये मरे हुए हैं, डेड सेल। जबकि फ्लोएम में 3 लिविंग 1 डेड। कौन कौन से लिविंग, सीव ट्यूब जो है वो लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, पैरेन्काइमा लिविंग है, बस ये जो फ्लोएम फाइबर है ना बेटा, ये डेड है। ये क्या है, ये डेड है, ये गया खत्म। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ठीक है जी, तो ये इसके मेन पार्ट्स थे, मैंने आपको बता दिए। अच्छा, एग्जाम में जाने से पहले ना एक बार ये डायग्राम देख जाना, जाइलम और फ्लोएम के जो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाने को तो बहुत कम पूछा जाता है, स्कूल्स के अंदर पूछ लिया जाता है बट कम आता है, बट लेबलिंग पे क्वेश्चन आते जाते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम दे देंगे, है ना, ये बताएंगे कि ये कौन सा पार्ट है बताओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ये वेसल है जो जाइलम वेसल है, और ये ऐसी दिखने वाली चीज क्या है, ट्रैकियार्ड। क्या है, ट्रैकियार्ड, बहुत बढ़िया, तो तुम्हें पता होना चाहिए। सिमिलरली ये फ्लोएम है, ये क्या है, फ्लोएम, तो इसमें जो साइड वाले तुम्हें दिख रहे हैं ये कंपेनियन सेल हैं, ये बीच वाली क्या है, सीव ट्यूब, ये बीच वाली क्या है, सीव ट्यूब, और ये जो तुम्हें दिख रहा है ये सीव प्लेट्स हैं, सीव प्लेट्स हैं। तो इतना तुम्हें आइडिया होना चाहिए लेवलिंग पे अगर सवाल आ जाए तो, राइट, उतना तुम्हें आइडिया रहना चाहिए। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आ जाओ। What is epithelial tissue? Name the different type of epithelial tissue with one location and function of each. Epithelial tissue क्या होते थे? देखो, एनिमल टिश्यूज 4 प्रकार के होते थे, मम्मी पापा भाई बहन और तुम्हारा दिमाग है। बता रहा हूं, मम्मी क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, बचा के रखती हैं। एपिथेलियल टिश्यू भी आउटर कवरिंग होता है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। पापा क्या करते हैं, देखते ही तुम मूव करने लगते हो। पहले क्या होता था, जब पापा आते थे, एक बाइक थी, है ना पापा के पास, हीरो होंडा, बहुत पुरानी हीरो होंडा, इसकी आवाज नहीं होती ऐसी गड़र 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 गड़र, वो वाली, तो आते थे। और फिर वो जैसी बाहर से गाड़ी बाइक आती थी तो अपन को आवाज आ जाती थी, आवाज आती थी। तो पहले तो मैं पड़ा हुआ हूँ आराम से, मस्त सो रहा हूँ, गाड़ी की आवाज आते ही अटेंटिव, मूव करूंगा किताब खोल के, एक्टिंग एक्टिंग फुल एक्टिंग, है ना। तो यानी पापा क्या करते हैं, तुम्हें मूव करा देते हैं। तो सिमिलरली जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो तुम्हारी बॉडी को मूव कराते हैं। अगला भाई बहन, भाई बहन क्या होता है, तुमसे कनेक्ट कर पाते हैं, यानी ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं तुम्हारी बॉडी के। और लास्ट दिमाग, जो कि है नर्वस टिश्यू ठीक है, नर्वस टिश्यू। तो पहला क्वेश्चन है एपिथेलियल टिश्यू पे। तो एपिथेलियल टिश्यू बेटा कितने टाइप का होता है, इनके नाम याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या ट्रिक है याद करने की, ट्रिक है याद करने की, क्या कोई बताएगा क्या ट्रिक है? ट्रिक है C³ S², ये है ट्रिक, है ना। यानी सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सबसे पहला है स्क्वैमिश एपिथेलियम। अब यहां तुम्हें याद क्या करना है बेटा, तुम्हें याद ये करना है कि
जैसे स्क्वैमिश एपिथेलियल टिश्यू है तो वो किस पार्ट पे प्रेजेंट होगा, बॉडी के किस पार्ट पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि स्क्वैमिश एपिथेलियल कहां प्रेजेंट होगा, ये हमारी ब्लड की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जो हमारी खून की नलियां होती है उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है स्क्वैमिश। अब स्क्वैमिश का एक बड़ा वर्जन है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश, जो इसकी लेयर मोटी हो जाती है, वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। कहां पर, हमारी स्किन में, माउथ में, स्किन में, यहां पर हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश। ठीक है, उसके बाद आता है क्यूबोइडल। क्यूबोइडल जो होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये मेनली प्रेजेंट होता है हमारी किडनीज के अंदर। कहां पर, किडनीज के अंदर। याद रख लो कहां कहां प्रेजेंट होता है बस, क्योंकि एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और कॉलमनर एपिथेलियल, कॉलमनर यानी देखो ऐसे कॉलम की शेप में, तो ये प्रेजेंट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा एक लास्ट बच जाता है जो कि क्या है, जो कि है कॉलमनर कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी यहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब तुम मुझे खुद बताओ, तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर कहां पर हेयर्स है, अंदर की तरफ, नोज के अंदर जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है तुम्हारा, जैसे तुम सांस लेते हो वहां हेयर्स होते हैं, है ना। तो यानी इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आपको एपिथेलियल टिश्यू के बस ये 5 नाम और कहां कहां प्रेजेंट होते हैं इतना याद रखना है। चलिए अगला सवाल, Why is bone considered strong but not flexible tissue while cartilage is flexible? यानी पूछ रहा है कि बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस बताओ। बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है, कोई बता पाएगा बेटा, जल्दी बताओ, क्या कोई बता पाएगा, बताओ बताओ। पहली चीज, बोन जो होती है वो हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, कार्टिलेज यहां होता है। अब ऐसा होता क्यों है, बोन क्यों हार्ड है, कार्टिलेज क्यों सॉफ्ट है, क्योंकि देखो जो बोन बनती है ना वो किसकी बनती है, वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनती है। बोन कैल्शियम और फास्फोरस की बनती है, यस और नो, हाँ, कैल्शियम फास्फोरस की बोन बनती है। जबकि जो कार्टिलेज है ना, जो कान में है, ये जो नाक में है, ये जो कार्टिलेज है ये बनता है प्रोटीन एंड शुगर का। किसका बनता है, प्रोटीन एंड शुगर का। इस वजह से सॉफ्ट होता है, बोन हार्ड होती है, वेरी सिंपल। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस तुम्हें पता ही है। तो बोन का फंक्शन क्या होता है, तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जबकि कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये चीज क्लियर, डन 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 टन 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 तारा चलती है क्या, नहीं हाँ क्लियर, ठीक है। अब एक डिफरेंस का क्वेश्चन और है, एरोरल टिश्यू और एडिपोस, कैसे याद करोगे। इमेजिन करो, इमेजिन करो एक लड़का है आदि, उसको एक्टर बनना है, उसको पोज देना है, उसको पोज देना है। चलो आज की सेल्फी ले लेते हैं, वो जो तुम स्टोरी वोरी पे डालते हो, है ना, ऐसे आदि को पोज देना था। तो आदि को पोज देना था पर आदि मोटा था, तो ऐसे याद रखना एडिपोज, एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट को स्टोर करना। क्या काम है, फैट को स्टोर करना। ठीक है, यस। तो यानी एडिपोज टिश्यू क्या करता है, स्टोर्स फैट, और जितना आपकी बॉडी में फैट होगा उतनी ज्यादा टेम्परेचर कंट्रोल में मदद होगी, यानी उतनी वो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यानी ये क्या करता है, इंसुलेट्स और बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, अब एक दूसरा टिश्यू होता है एरोरल, एरोरल यानी एयर 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 एयर, नाम में ही एयर है, नाम में एयर है। तो यानी एरोरल टिश्यू क्या करता है, जॉइंस डिफरेंट टिश्यू, फिल स्पेसेस, यानी इसका मेन काम है जो बीच की स्पेसेस होती है ना टिश्यूज की, उनको फिल कर देना। तुम्हारी भाषा में आजकल वो एक टर्म चलता है ना यार, तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो सेकंड ऑप्शन को, तुम क्या बोलते हो, सेकंड ऑप्शन को तुम क्या बोलते हो, अरे यार ये कुछ बोलते तो हो तुम, टाइम पास को क्या बोल, तुम सेकंड ऑप्शन को क्या बोलते हो बेटा, क्या, क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा यार, एक एक शब्द होता है जो कि तुम बोलते हो, बैकअप नहीं, कुछ और बोलते हैं ये। अरे आजकल की जनता कुछ और बोल रही है यार, मुझे वो याद नहीं आ रहा उस टर्म यार, बैकअप नहीं, प्लान भी नहीं, कुछ और था यार, अब याद नहीं आ रहा मुझे, आएगा तो तुमको बताऊंगा, है ना। तो यानी ये क्या है, साइड, हाँ, साइड जोन, फ्रेंड जोन, हाँ अब आया ना, साइड जोन, फ्रेंड जोन, ये तो ये भी ऐसी है बेचारा, इसका काम क्या है, इसका स्पेस को फिल करने का काम है इसका, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इसका काम कुछ नहीं है, ये स्पेस को फिल कर देता है। चलो बहुत बढ़िया। यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन आपका शायद बच जाता है, जो कि क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड मसल, अनस्ट्राइटेड मसल, कार्डियक मसल। देखो मसल 3 टाइप का होता है, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड यानी अनस्ट्राइटेड, या फिर एक कार्डियक। स्ट्राइटेड मसल क्या होता है, जिसमें स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं, ये वॉलेंट्री मसल है।
वॉलेंट्री मसल होता है ना कि जिसमें कि तुम भाई कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि ये मेरे मसल थे, मसल देख रहा मसल, हाँ ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल तुम कंट्रोल कर सकते हो। ये जो अनस्ट्राइटेड मसल होते हैं ये स्पिंडल शेप के होते हैं, यानी ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे होते हैं, स्पिंडल टाइप के शेप के होते हैं, और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इनवॉलेंट्री, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स के जो मसल्स हैं। कार्डियक मसल को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल के लिए अंदर होते हैं, दिल को धड़काने के लिए होते हैं, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए होते हैं। याद रखना स्ट्राइटेड मसल थक जाते हैं, यानी ये टायर्ड हो जाते हैं, हाथ वाथ के मसल थक जाते हैं, पर अनस्ट्राइटेड मसल थकते नहीं है, और कार्डियक मसल भी नहीं थकते। कार्डियक मसल अगर थक गया तो भैया तुम जीवन से थक जाओगे, ठीक है। हाँ तो कुछ डिफरेंसेस हैं, इनकी शेप याद रखना, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये स्पिंडल शेप का होता है, और ये भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बट ये ब्रांच्ड होता है, यानी इसकी ब्रांचेस निकली होती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन और है फाइनली, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे। ये जो न्यूरॉन है ना, इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है, ये डायग्राम ड्रॉ करने को आ जाता है, तो ये डायग्राम एक बार देख लेना, ठीक है, एग्जाम से पहले देख के जाना। ये जो टिप्स होती हैं इसको हम डेंड्राइट बोलती हैं। डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट बोलता है सिग्नल। डेंड्राइट क्या देता है? सिग्नल। डेंड्राइट का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। ये सेल बॉडी है, ये पूरी की पूरी सेल बॉडी होती है बेटा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सोमा भी बोलते हैं, या तो हम इसको साइटोन भी बोलते हैं, तीन नाम है इसके, है ना, जैसे तुम्हारा नाम चिंटू मिंटू सिंटू पिंटू सब है वैसे ही। ये सिग्नल को रिसीव करेगा, ये सेल बॉडी है, सिग्नल आगे जाएगा, ये लंबी सी पूंछ जो है टेल, इसको एक्सॉन बोलते हैं, लास्ट में होती है नर्व एंडिंग, लास्ट में होती है नर्व एंडिंग, जिससे कि सिग्नल अगले न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो न्यूरॉन के डायग्राम पे क्वेश्चन बार बार आते हैं, डायग्राम और लेबलिंग पे, है ना, कि बताओ कि एक न्यूरॉन के डायग्राम की मदद से उसके पार्ट्स को लेबल करो, तो तुम्हें आना चाहिए। आएगा? जल्दी बताओ, पक्का आएगा? बताओ, डन है भैया? दम हो तो 1v1 कर लेना बेटा। अगर सुना दूं मैं किससे अपनी जवानी के, तो तुम्हारे जैसे लड़के 1v1 तुम बेटा पढ़ाई छोड़ो, तुम फ्री फायर में भी नहीं जीत पाओगे। तुम फ्री फायर में भी नहीं जीत पाओगे, रहने दो। आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके ये है हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। चलो बोलो, डिफाइन मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग, वो वाला मैटर नहीं है, स्कूलों में मैटर हो जाता है ना दोस्तों के बीच में, स्कूलों में नहीं होता दोस्तों के बीच में मैटर, मैटर नहीं होता, मैटर मैटर हो गया, मैटर हो गया, मैटर हो गया, मैटर वो वाला मैटर नहीं है। मैटर क्या? एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाई, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, एंड हैज मास, जिस पे मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स, कितनी स्टेट होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस की बेटा क्या क्या 3 प्रॉपर्टी होती है? गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती, मतलब स्पेस, फिक्स्ड शेप नहीं होती, क्या नहीं होती? फिक्स्ड शेप या फिर वॉल्यूम नहीं होती। क्या चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया, डन 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 डन। अगला क्या है? अगला क्या है? पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव रेंडमली, यानी जो पार्टिकल्स हैं बड़ी जोर से इधर उधर इधर मूव करते रहते हैं, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, छोटे पार्ट के अंदर कर सकते हो, ठीक है, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, गिव वन एक्टिविटी टू शो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जिसकी मदद से तुम ये प्रूव कर पाओगे कि पार्टिकल चल रहा है, चल रहा है। इसका एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है परफ्यूम का, वो शुरू में बताई थी ना कहानी, हाँ। तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड करते जाते हैं, फैलते जाते हैं, दूसरे कमरे तक जाते हैं, तभी तो पापा आए थे, वरना पापा नहीं आते, है पापा को पता चल गया। तो ये एक इसकी एक्टिविटी है जो कि तुम कर सकते हो, है ना, परफ्यूम वाली। एक्सप्लेन व्हाई डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ डिफ्यूजन हीट करने पे फास्टर क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर के अंदर? सुन लो मेरी बात, पास आ जाओ, पास आ जाओ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती हैं, पास में बता रहा हूं, सुन ले। एक क्वेश्चन आएगा तेरे पेपर में कि जो गर्म खाना होता है, हॉट फूड, वो जो हॉट फूड होता है ना बेटा,
उसकी स्मेल दूर तक आती है, पर ठंडे खाने की स्मेल नहीं आती। क्यों, ऐसा क्यों, ये सवाल आएगा। क्या? हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताओ? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। देखो जब कोई चीज गर्म होती है, जब हम उसे हीट देते हैं, तो हीट करने से काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है तो पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, और जितने ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे उतनी दूर तक स्मेल ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑन हीटिंग पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, मूव्स फास्टर, मिक्स क्विकली, यानी क्विकली मिक्स हो जाते हैं। डन रहेगा, डन रहेगा। चलो चलो, अगला सवाल, अगला सवाल। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग। एवोपरेशन एंड बॉइलिंग क्या होता है? भैया बॉइलिंग तो है पानी को गर्म करा और वो पानी स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। पर एवोपरेशन में भी पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, एवोपरेशन क्या होता है? एवोपरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। एवोपरेशन एक स्लो प्रोसेस है, जबकि ये क्या है? एक फास्ट प्रोसेस है। एवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि ये एक सरफेस फिनोमिना नहीं है। सरफेस फिनोमिना कैसे है? मान लो ये रस्सी है, तुमने एक टावल सुखाया, टावल सुखा दिया तुमने ऐसे, है ना, एकदम पतले तरीके से। एक टावल लाते हैं, एक टावल लाते हैं, एक टावल लाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। वो लग रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, चिंटू, चिंटू लाल लग रहा हूं। मान लो ये मेरी हाथ रस्सी है, ये मेरी हाथ रस्सी है, इसमें मैंने टावल ऐसे सुखा दिया, तो क्या होगा? मेरी मम्मी आएंगे और मेरी मम्मी बोलेंगी, तेरे को इतना भी नहीं पता, टावल ऐसे सुखाते हैं क्या? टावल तो ऐसे सुखाते हैं, ऐसे एकदम एकदम। है ना, है ना? ऐसे नहीं लग रहा? वो होते हैं ना, वो दुकानों पे वो चुन्नी बेचते हैं, मैडम जी आप देखो तो यार, मैडम जी आप देखो तो सही, आप देखो रंग देखो, आप कारीगरी देखो, इस पे वर्क कितना हो रखा है, आप वर्क देखो ना, आप लाइनिंग देखो मैडम जी, आप क्या, अरे आप पे तो कितना सुंदर लगेगा ये, आप देख। है ना? तो इसको ऐसे स्प्रेड करके क्यों करते हैं? क्योंकि एवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, और एवोपरेशन में अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एवोपरेशन उतना ही ज्यादा फास्ट हो रहा होगा। ठीक है। एवोपरेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है बेटा? एक टेम्परेचर पे, एक सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एवोपरेशन होगा। जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, हवा जितनी तेज चलेगी, उतना ज्यादा एवोपरेशन होगा। एंड जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, है ना, ह्यूमिडिटी यानी उमस, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम एवोपरेशन होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। राइट, सही है, सही है। बच्चों को लग रहा है कि भैया आप सही में साड़ी बेचते थे क्या? अरे यार भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेट क्लोथ्स ड्राई अप सिमिलरली व्हेन वी स्पिल वाटर ऑन द फ्लोर, इट ड्राई अप्स आफ्टर सम टाइम। In both cases, change of the state from liquid to vapor take place without reaching the boiling point. Explain the phenomena. यानी घुमाकर क्वेश्चन वही है कि आपको एवोपरेशन को एक्सप्लेन करना है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट दी फॉलोइंग टेम्परेचर। हाँ, अब देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केल्विन को, ये सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन को सेल्सियस में। तो याद रखना बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? कोई बताएगा? 273 केल्विन, 273 केल्विन 0 डिग्री में। तो अगर यहां पर 25 डिग्री दे रखा है तो कितना केल्विन होगा? 273 प्लस 25, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन, राइट? ऐसे। उसके अलावा अगर केल्विन को सेल्सियस में करना है तो कुछ नहीं करना, 273 यहां से माइनस कर देना है। 300 में से 273 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर बेटा? कोई बताएगा चैट में? कोई बताएगा? 27 आ रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस। चलो, राइट? तो केल्विन सेल्सियस, सेल्सियस केल्विन। चलिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आगे बढ़ा जाए। डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि ये है। देखना बेटा, एक सॉलिड
जब एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। जब एक लिक्विड बेटा एक गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। जब एक गैस वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। और जब एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या है सब्लिमेशन का? घर में वो नैप्थलीन बॉल होती है, नैप्थलीन बॉल जो मम्मी बेड वेड में रखती हैं, है ना, तो नैप्थलीन बॉल ना थोड़े समय में गायब हो जाती है। जादू जादू नहीं, वो सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। इसका एग्जांपल क्या है? बोलो। ड्राई आइस। ड्राई आइस पता है क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसको हम डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं क्या? डिपोजिशन। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट वो नहीं है जो कि बैन हो गया बेटा, ये अलग है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? कहीं ये भी बैन ना हो जाए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपको समझाता हूं यार। देखो होता क्या है कि मान लो एक बर्फ थी, अब उस बर्फ को मैंने बाहर रख दिया। अब वो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बर्फ थी। अब वो बर्फ पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट हो गई, किसमें? वाटर में। पर अब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। भैया ये क्या हुआ? टेम्परेचर सेम है बट बर्फ पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो सेम टेम्परेचर पे जब स्टेट चेंज करने के लिए, यानी सॉलिड को जब लिक्विड में बनाया सेम टेम्परेचर पे, तो उसमें जो हीट यूज हुई है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं कर रहे, सेम टेम्परेचर पे सॉलिड को 1 kg सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर सेम है, उसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज 1 ग्राम ऑफ आइस अब्सॉर्ब 334 जूल ऑफ हीट एनर्जी विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। यानी एनर्जी तो ली बट कोई चेंज नहीं आया टेम्परेचर में, तो एनर्जी कहां गई? ये एनर्जी कहां गई? ये एनर्जी गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर, है ना। यानी इस एनर्जी से उसने स्टेट को चेंज करा, यानी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करा, लेकिन टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। याद आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। अगला व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में बता चुका हूं, डायरेक्टली जब आपका सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल है नैप्थलीन बॉल। ठीक है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच गैस कैन बी लिक्विफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, गैस को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे पहले तो यह बताओ टेम्परेचर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? क्या लगता है यार? लिक्विड का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो गैस में कन्वर्ट होती है। अरे गैस का तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना, तो टेम्परेचर को तो लो कर दो। ठीक है, पता है टेम्परेचर का एक दुश्मन होता है जो कि जो टेम्परेचर करता है ना उससे उल्टा करता है। ऐसे होता है ना कि तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, ऐसे, उसको बोलते हैं प्रेशर। तो जो टेम्परेचर करे उसका उल्टा लगा दो। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर बढ़ा दो, बस, दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल सिंपल। टेम्परेचर का दुश्मन प्रेशर है ना, तो यानी स्टेट चेंज करने के लिए टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे। राइट राइट, ठीक है जी, बहुत सही बहुत सही। तो ये दो कंडीशन है जिसके अंदर हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी लिक्विड स्टेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और ये रहे उसके सारे इंपॉर्टेंट, देख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले ये देखो, ठीक है, स्टार्ट करें बेटा, बताओ बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है डिफाइन मिक्सचर एंड कंपाउंड, राइट टू डिफरेंसेस। अरे भैया देखो यार, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है? मिक्सचर में हम रैंडमली दो चीजों को मिक्स कर देते हैं, बट कंपाउंड में हम फिक्स्ड रेशियो में, जैसे पानी है H2O, पानी ना एक फिक्स्ड रेशियो में बना है, तब जाके वो कंपाउंड कहला रहा है। तो डिफरेंस देख लो बेटा, डिफरेंस क्या है? क्या है मिक्सचर? क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, यानी जब हम मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर है।
लेकिन कंपाउंड कब बनता है? जब एलिमेंट रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और ये होता है फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, जैसे पानी के अंदर जो H2O है ना, H2O, वो पता है किस रेशियो में बना है? 1:8, यानी मास का रेशियो फिक्स रहता है। 1:8 का एक रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उसी में ही पानी बना है। अगर आपके घर के पानी का रेशियो 1:9 है तो बेटा वो पानी नहीं, कुछ और है। ठीक है, हाँ, ये चीज समझ आई। अगली चीज, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, इसमें एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। अगला, द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी मिक्सचर, जैसे मान लो मैं पानी को चीनी में मिला रहा हूं तो मिक्सचर है, पर चीनी का स्वाद भी आ रहा है, पानी का स्वाद भी आ रहा है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट समझते हो ना, जिससे मिक्सचर बना है, उन दोनों का टेस्ट आएगा, उन दोनों की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। लेकिन जब कंपाउंड बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, वो टोटली डिफरेंट होता है, वो टोटली डिफरेंट है, उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज नहीं होती। सही है। अगला डिफरेंस, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क है? एक एग्जांपल दे देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर यानी पानी चीनी को मिक्स करो, क्या पानी और चीनी को अलग अलग देख पाते हो? क्या देख पाते हो अलग अलग? नहीं देख पाते, नहीं देख पाते ना, नहीं दिखता। क्या आंखों की मदद से देख सकते हो अलग अलग? नहीं देख सकते। लेकिन अब पानी में मिट्टी डालो, अब बताओ, अब तो अलग अलग दिखेगा। तो यही फर्क है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर, कि इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है, एंड इट इज नॉट विजिबल, यानी कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते, जबकि इसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता और कंपोनेंट्स अलग अलग विजिबल होते हैं। नो सेपरेट लेयर और बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं दिखती यहां पर, बट यहां पर बाउंड्रीज दिखती हैं। मिट्टी नीचे होगी, पानी ऊपर होगा, अलग से दिख जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए जी, ये समझ में आया। और कोई क्वेश्चन बच गया? क्या क्वेश्चन है? क्लासीफाई फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बताओ भाई, जल्दी बताओ। एयर, सॉइल, ब्रास, स्मोक, फटाफट से। एयर, सॉइल, ब्रास, स्मोक में से क्या क्या करोगे? जल्दी 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 बता। एयर क्या है? एयर भैया मिक्सचर है। होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है? कोई बता दे, अगर मान जाऊंगा मैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, बच्चे गलत करके आते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है, मुझे पता है तुम भी गलत करोगे। कौन सा मिक्सचर है? देख देख देख, गलत बोल रहे हैं। होमोजीनियस, ठीक है, बहुत बढ़िया। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर। सॉइल क्या है बताओ? सॉइल में अलग अलग बाउंड्रीज दिख जाती हैं, है ना? स्मोक में अलग अलग बाउंड्रीज दिख जाती हैं। ब्रास में क्या अलग अलग बाउंड्रीज दिखती हैं? नहीं बेटा, ब्रास में अलग अलग बाउंड्रीज नहीं दिखती। तो समझना बेटा, एयर तो होमोजीनियस है, सॉइल हेट्रोजीनियस है, ब्रास होमोजीनियस है, और स्मोक भी हेट्रोजीनियस है। स्मोक में भी अलग अलग बाउंड्रीज दिख जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? अब सवाल ये आता है कि एयर होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है? वाई एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर? बताओ। पता है क्यों? क्योंकि एयर के अंदर ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, O2, N2, CO2, बट इसमें क्या होता है, इट इज नॉट कंपाउंड, यानी बहुत सारे हैं और हमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज तो दिखती नहीं है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर तो है, बट सवाल ये आता है फिर एक कंपाउंड क्यों नहीं है? कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है, अभी मैंने बताया कि कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होती हैं चीजें, बट यहां पर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सब है, तो नो फिक्स्ड रेशियो इज देयर, सो इट इज नॉट कॉल्ड कंपाउंड। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? क्या ये बातें ऐसे तो नहीं जा रही? ऐसे तो नहीं जा रही? बताओ। यस बेटा, जितने भी बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं, मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। पीडीएफ में दे दूंगा, बट समझना, पीडीएफ का कोई यूज नहीं है। क्यों? ये सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है ही नहीं, ये सेशन है क्वेश्चंस की मदद से रिवाइज कराने का। यहां पर मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूं सवालों की मदद से। तो अगर तुम फोकस से 1.5 घंटे बैठ के पूरा लाइव ले लेते हो ना, तो इससे क्या हो रहा है ना, अगर तुम्हारे एग्जाम है कुछ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर, तो उसमें ना ये सारी तुम्हारी मेमोरी के अंदर स्टोर रहने वाला है। तो लेक्चर तुमने अगर देख लिया ना, काम वाम खत्म हो जाता है। समझो इस बात, ठीक है? चलो, डिफाइन सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल विद वन एग्जांपल। सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बीच में क्या क्या फर्क होता है, उस पे डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। सोल्यूशन क्या होता है बेटा? सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और कोलाइडल, बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं, कोलाइडल सोल्यूशन भी एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है, याद रखना, ठीक है?
होमोजीनियस के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। सस्पेंशन के अंदर बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा होता है। और इसके अंदर मीडियम साइज होता है, मीडियम पार्टिकल का साइज मीडियम होता है। एग्जाम्पल बताओ। सोल्यूशन का एग्जाम्पल है पानी चीनी, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है पानी मिट्टी, मिट्टी अलग से दिखती है, बड़े बड़े पार्टिकल। और कोलाइडल का एग्जाम्पल है दूध और पानी। मिल्क और पानी को मिलाओगे तो बनेगा तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट जो साइज होता है पार्टिकल का वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं जो कि तुम्हें पता होने चाहिए, किसके, इन तीनों के बीच का। क्या चीज क्लियर है? चलिए अब एक सवाल मुझे बताओ, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट दिखाता है? ये सवाल पूछा गया बार बार, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, और कौन सा सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट दिखाता है? पहले बताओ टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, आ जाओ। टिंडल इफेक्ट, द स्केटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट by the particle of colloidal solution or suspension is called Tyndall effect. Because of this effect, the path of the light become visible. यानी लाइट की स्कैटरिंग, देखो जब लाइट आती है वो पार्टिकल से टकराती है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और वो स्कैटर कर जाती है, जिसकी वजह से लाइट का जो पाथ होता है ना वो पूरा दिखता है कि लाइट यहां से आ रही है और यहां तक आ रही है, पूरी लाइट का पाथ दिखता है। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब याद रखना, टिंडल इफेक्ट ट्रू सोल्यूशन नहीं दिखाता क्योंकि इसके पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, बट कोलाइडल दिखाता है। और कौन दिखाता है? सस्पेंशन भी दिखाता है। तो ये दोनों दिखाते हैं, बाकी ये नहीं दिखाता, सोल्यूशन नहीं दिखाता। चलिए भैया अगला सवाल, डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड। सॉल्युबिलिटी क्या होती है एक लिक्विड की, कोई बताएगा क्या है सॉल्युबिलिटी? देखो भाई, ये एक शक्ति है कि एक लिक्विड के अंदर कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, ये तो सबको पता होगा, हाई होप। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे कि वाटर, और चीनी क्या है? सॉल्यूट। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है मेरा लिक्विड, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे कितना हो सकता है भैया? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कोई अगर बता दे तो मजा आ जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। याद रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी, ये याद रहेगा हमें। ठीक है, इतना भी समझ आ गया भैया, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज याद रखना, दो प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? जिसमें और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकता, जो तृप्त है, खुश है, भैया हम और नहीं ले पाएंगे भैया, नहीं अब नहीं होगा। और जो अनसैचुरेटेड है वो है जो कि अभी भी और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है, सॉल्युबिलिटी पे एक न्यूमेरिकल है, आ जाओ। द सॉल्यूशन ऑफ द अल्कोहल इन वाटर हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 150 ml ऑफ, क्या चल रहा है ये भैया, ये क्या चल रहा है? श्री 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 हनी पाजी जी कह के गए थे 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। अल्कोहल क्या चल रहा है भाई ये? चलो तो देखो क्या करा है हमने 150 ml अल्कोहल लिया है, 600 ml को पानी उसमें मिला दिया है, क्या बात है, हिला रहे हैं उसको। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है डिवाइड बाय जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है इनटू 100। अच्छा, इनमें से सॉल्यूट कौन होगा? जो कम होगा। कम कौन है? अल्कोहल। तो अल्कोहल है 150 ml, 150 डिवाइड बाय सॉल्यूशन क्या होगा? अरे भाई सॉल्यूशन जब दोनों को मिला देंगे ना तो सॉल्यूशन पता क्या होगा? 600 प्लस 150 है ना, सॉल्यूशन में दोनों ऐड होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 750 इंटू 100, ये आ जाएगा आपकी इसकी परसेंटेज। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व कर लेना, राइट कर लोगे सॉल्व बेटा, है ना? इसको आप सॉल्व कर लेना, 20% आएगा, यहां पर लिखा भी हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, डन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी हाउ कैन यू प्रूव, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं दैट वाटर इज अ कंपाउंड। ओके जी, हम कैसे प्रूव करेंगे कि वाटर एक कंपाउंड है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। पानी एक कंपाउंड है, कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि पानी के जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़े हुए हैं, और वो रेशियो हमें पता है, वो है 1:8। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड तभी हम किसी चीज को बोलते हैं जब उसके एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, Why is sea water considered as the mixture though it looks homogeneous? सी वाटर जो है उसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं? मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें फिक्स्ड क्वांटिटी में कोई भी चीज केमिकली कंबाइंड नहीं है ना। कंपाउंड तभी कहलाएगा जब फिक्स्ड क्वांटिटी में कंबाइन होगा। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, बार बार पूछा गया है, ये आप देख सकते हो। फिजिकल चेंज क्या है? जहां पर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यानी मान लो मैंने पानी मिट्टी को मिला लिया तो फिजिकल चेंज हो गया। बट अगर मैंने कहीं पर आग लगा दी, आग तो भैया रिश्तेदार लगाते हैं नहीं मतलब मैंने एक्चुअली वाली आग लगा दी, तो उसमें क्या होगा? उसमें एक केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, तो याद रखना इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा। ये रिवर्सेबल होता है। अरे भैया पानी मिट्टी को मिला दिया, अब मिट्टी पानी को अलग कर देंगे, बट ये इरिवर्सिबल है। एक बार आग लगा दी तो लगा दी भैया, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, यानी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी, जैसे कि शेप, स्टेट, और इसमें क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदलेंगी। एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जब जंग लग जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म, और अब बढ़ते हैं मोशन की तरफ। मोशन, आ जाओ बेटा। अगला सवाल, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, इसके मैं पानी पी रहा हूं। चलो, और बेटा इतनी जल्दी डीमोटिवेट मत हुआ करो, मुझे पता है हाफ एलडी में तुम बहुत बेहतरीन स्कोर करके आओगे, डरो मत। अभी तक तेरी प्रिपरेशन कैसी थी फर्क नहीं पड़ता, अभी जितना भी टाइम बचा है उस टाइम में लग जाओ, मेहनत कर लो और अपने गोल्स को ना अचीव कर लो, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज इंपॉसिबल नहीं होती। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे दोस्त लोग तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, अरे तू अपना बेस्ट लगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर तुमने अपना बेस्ट लगा दिया ना, तो कोई टॉपर, कोई कहीं नहीं है यार, तुम होगे सबसे ऊपर। एक बार लगाओ तो मेहनत, एफर्ट्स तो लगाओ। प्रॉब्लम क्या है ना, हमें मेहनत नहीं करनी, हमें बस बैठे रहना है। अगर एफर्ट्स नहीं लगाओगे, अगर चीजों को दिमाग लगा के पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, हाउ इट विल वर्क, कैसे काम करेगा ये? समझो इस बात को। ठीक है, चलो आ जाओ, मोशन करते हैं। मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। पहला सवाल, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। भैया डायरेक्टली डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो याद रखना डिस्टेंस क्या होता है? ओवरऑल पाथवे कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो डिफरेंस है ना बेटा वो याद रखना। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कैसे हो सकता है? अगर एक सर्कल पे मैं गया और मैं वापस आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट शून्य, जीरो, बहुत सही। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? हाँ, पॉजिटिव रहता है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी। बहुत बढ़िया। डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मेरी लेजेंड ऑल्टो, अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे चला रहा हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी मैं वेलोसिटी को सही तरीके से इंक्रीज कर रहा हूं, है ना, तब तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी कभी बहुत तेज कर रहा हूं, कभी बहुत कम कर रहा हूं, तो अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। तो डिफरेंस याद रखना क्या? व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जबकि व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब वेलोसिटी कभी बढ़ा रहे हो, कभी कम कर रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो, कभी कम कर रहे हो, तब। ठीक है, बहुत सही। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकली फंसता है 99%।
देखते हैं। अ बॉय फर्स्ट वॉक 2 किलोमीटर टू ईस्ट। देखना बेटा, एक पहले डायरेक्शन बना लो। ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट। ठीक है जी। अब एक लड़का है चिंटू लाल जो कि 2 किलोमीटर ईस्ट चलता है। ठीक है भाई, 2 किलोमीटर चल गया। अब क्या बोलता है, देन 3 किलोमीटर नॉर्थ। ओहो, 3 किलोमीटर भैया नॉर्थ भी चला गया। अब क्या बोल रहा है, एंड फाइनली 2 किलोमीटर टू वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर और आता है। ये 2 किलोमीटर, 1 मिनट वापस से आ गया ना यहां पर, रुको रुको 1 मिनट जरा। हाँ, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 2, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओवरऑल डिस्टेंस कितना है सबसे पहले तो वो बता दो। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 मिनट और ऐड कर दो कितना आ गया, 7। ये तो 7 है, ऑब्वियस सी बात है, कितना 7 km। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन। इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, अगर ध्यान से देखोगे तो वो है 3, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3 किलोमीटर। क्या सबका 3 किलोमीटर आया? 7 थाला फॉर द रीजन चलो, अब ये मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड निकालने का एक तरीका होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, यहां पे लगे 0.5 आवर, यहां पे लगे 1 घंटे, यहां पर लगे 0.5 आवर। तो ओवरऑल टाइम अगर मैं निकालूं तो टाइम आ रहा है कितना बेटा, टाइम आ रहा है हमारा 2 घंटे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है अपना 7 किलोमीटर। तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम दैट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई अपनी एवरेज स्पीड। क्या सबकी यही आई? अब सवाल आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3, और टोटल टाइम कितना है, 2। तो ये आ गया कितना, 1.5 किलोमीटर पर। तो ऐसे ये क्वेश्चंस बेटा सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 20 मीटर, दैट व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एज पर द टेबल गिवन बिलो। कहां है टेबल, कहां दी गई है? चलो इस टाइप के मैं आपको एक बार पहले क्वेश्चन बता देता हूं, है ना, तुम फिर सारे क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। अगर क्वेश्चन में यह बोला गया है कि कोई भी इंसान ने आधा सर्कल कवर करा, यानी यहां पर, तो अब ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। उसका रेडियस में ले लेता हूं 7 मीटर, रेडियस में ले लेता हूं 7 मीटर। तो अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो ये होगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो डायमीटर के बराबर आएगा जो कि होगा 14 मीटर। लेकिन डिस्टेंस कितना आएगा, कोई बता सकता है? डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? डिस्टेंस ये, अब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, है ना, और ये आधा है, आधा, यानी ये हो जाएगा πr। तो यानी हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर क्या है, आर क्या है, ये, यानी 22 मीटर। ठीक है बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल आते हैं बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, तो याद रखना, है ना। अब यही क्वेश्चन है, देखो टेबल दे रखी है कि अगर एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा तो डिस्टेंस तो पूरा है 2πr, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब बोला है 1.5, यानी एक राउंड ये पूरा करा और फिर वापस से यहां तक पहुंच गया, एक पूरा और एक आधा, 1.5। तो उसमें निकाल दो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, निकाल लोगे बेटा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मोशन चैप्टर से पूछे जाते हैं। डन डन, कोई दिक्कत? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। A train starts from the rest, moves with the uniform acceleration of this in 5 minutes. Find the speed acquired and distance traveled. पहले तो इस 5 मिनट को बेटा सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होता है 5 मिनट में, कितने सेकंड होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, 300 सेकंड। अब यहां पर बेटा हम यूज करेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी भैया, धुंधली धुंधली यादों में याद करो फटाफट से। क्या होती थी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, याद आ रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, ये थर्ड इक्वेशन है। एक सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, क्या क्या बात है, मजा आया, याद है ना। हाँ हाँ, अच्छा इनके प्रूफ क्या भैया पेपर में पूछे जा सकते हैं,
यार बेटा देखो स्कूल पे डिपेंड करता है, मतलब बहुत कम स्कूल्स हैं जो कि पूछते हैं, बट अब टीचर हैं तो अब देखो टीचर के मन में आ गई तो आ गई, है ना। बट एज सच प्रूफ उतना मुश्किल नहीं है, प्रूफ उतना मुश्किल नहीं है, वो तुम मैंने वन शॉट में भी पढ़ा रखा है उस प्रूफ, ये प्रूफ होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ तो कोई भी कर लेगा, बट सेकंड और थर्ड इक्वेशन के जो प्रूफ हैं वो प्लीज एग्जाम से पहले एक बार देख के चले जाना, ठीक है। जो डेरिवेशन है वो एक बार देख के चले जाना, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन समझने का कुछ नहीं होता, वो आप एक दो बार जब तक लिखित में प्रैक्टिस, आज भी मैं तुम्हें बता दूंगा कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें खुद से एक बार देखकर और फिर एक बार बंद करके लिखना पड़ेगा। जब तुम एक बार देख लोगे, याद हो गया, अब बंद करा और लिखा, उससे पहले डेरिवेशन नहीं बना पाओगे, सिंपल है। ऐसा ही है भैया डेरिवेशन के साथ, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ, कहां गया, हाँ। तो अब मुझे बताओ इसमें मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूं। ग्राफिकल डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है यार, ग्रेविटेशन कराओगे, हाँ हाँ जी हाँ जी, लास्ट में। ग्राफिकल डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी से हट चुका है। अब आपके अगर वैसे नहीं करा रहे, जब बुक में ही नहीं है तो कैसे पढ़ा देंगे तुम्हें, बुक में ही नहीं है, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 0.2, उसके अलावा टाइम हमें गिवन है टाइम हमें गिवन है कितना, 300 सेकेंड्स। बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हो जो कि होता है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, है ना। u तो 0 है, एक्सेलरेशन 0.2 इंटू 300, तो ये आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करना तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा स्पीड आ गई वेलोसिटी आ गई 60। अच्छा अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालूंगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो u तो 0 है तो ये टर्म तो कट गई पूरी की पूरी, है ना, हाँ। बच्चा क्या, हाफ एटी स्क्वायर, हाफ। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कहां गया 0.2, टाइम का स्क्वायर कर दो यानी 300 का स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा कितने जीरो आ गए भैया, अरे भैया कितने जीरो, ओ माय गॉड। ठीक है अब इसको जरा गणित लगाओ भैया, ओ गणित लगाओ गणित, चलो। तो ये मेरा तो आ रहा है 9000 मीटर, तुम्हारा कितना आ रहा है जरा बताओगे, क्या 9000 आ रहा है, 9000 ही आ रहा है, 9000, 900 आ रहा है भैया, 900 कहां से, 900 कहां से आ गए रे तेरा, आइला माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग 9000 आ रहा होगा ना, ठीक है बहुत सही। अगला सवाल, अच्छा ये जो स्टोन वाले क्वेश्चन है इनको अभी अपन ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ग्रेविटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोन को ऊपर फेंको नीचे आएगा, ये सब निकालना बिकालना, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं, आ जाओ। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है, अटेन्स अ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। क्या तुम्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है, मीटर पर सेकंड में नहीं आता, तो ट्रिक जान लो। ट्रिक क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया किसके साथ, 5/18 से, बस और कछु नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये 4 गुना कट जाएगा, ये आ गया, बस भैया लो आ गया मीटर पर सेकंड में। ट्रिक याद है ना, ये बहुत सही, ठीक है। ये हमें क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 300 सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है भैया। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर अब तुम खुद निकाल लेना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, है ना, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिराइव दी सेकंड इक्वेशन, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को ट्राई कर लेना। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो लल्लू है, फर्स्ट इक्वेशन तो मैं नींद में भी कर दूंगा, मैं नींदों में भी होगा ना ऐसे ऐसे मैं आंख बंद कर लूंगा तो भी मेरे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ अरे भैया एक्सेलरेशन ये होता है, ये तो कोई भी कर लेगा। इसको यहां ले जाओ तो ये हो जाता है ये, इसको यहां ले जाओ तो ये हो जाता है u प्लस ए टी, तो ये तो कोई भी कर लेगा भाई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है ना। लेकिन जो दो इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड और थर्ड, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, राइट, करोगे, वादा है, वादा दे रहे हो या झूठा वादा है, तुम भी उसकी तरह झूठे हो क्या,
तुम भी उसकी तरह झूठे हो क्या? झूठा वादा देते हो? हाँ वादा है। चलो आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आओ। अ बॉडी इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन भी दे दिया गया है, क्या बात है भैया। और क्या बोला है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, और टाइम भी हमें गिवन है। बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं भैया? ये खुद सॉल्व कर लोगे पहला पार्ट तो। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं बेटा? ऐसे वही सेम सवाल है। अरे यार ये तो वही है, मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को। अरे लगा लो यार। दोस्तों व्हाट इज दिस बिहेवियर, दोस्तों दोस्तों व्हाट इज दिस बिहेवियर? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यस 5 प्लस ए कितना है, टाइम कितना है, गणित लगाओ, 25 आंसर निकालो। बहुत बढ़िया, आया सबका। और अब मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए तुम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, सेकंड या थर्ड, तो ये तुम खुद करोगे। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि ये वाली इक्वेशन लगा लेना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बस काम खल्लास, काम खल्लास, है ना। इसको सॉल्व कर लेना। चलो अभी ग्राफ के क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफ के लिए ना तुम्हें बहुत सारी चीजें बेटा पता होना चाहिए, तो मैं फटाफट से तुम्हें वो चीजें बता देता हूं। जैसे कि अगर एक डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसकी स्लोप क्या बताएगी बेटा? उसकी स्लोप बताती है वेलोसिटी। याद है? याद है। और अगर ये स्लोप ऐसी है कांस्टेंट, इसका अगर ये स्लोप तुम्हें सीधी दिख जाए ना, इसका यह मतलब है कि वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है। ये कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है बेटा ग्राफ के लिए। अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम दिख जाए तो उसकी स्लोप बताती है एक्सेलरेशन, और अगर उसकी स्लोप सीधी है, इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा। ठीक है, अब तुम मुझे बताओगे कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और वो ऐसा है, ऐसा, इसका क्या मतलब है? बताओ, जल्दी बताओ। इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा, वो सेम है, टाइम बढ़ता जा रहा है। हाँ, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये चीज समझ में आई, रेस्ट पे है। बहुत बढ़िया, स्टेशनरी है। अच्छा अब याद रखना बेटा कि अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसका जो एरिया होगा, एरिया, वो इन दोनों के प्रोडक्ट को बताता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। यानी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सिमिलरली अगर कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसका जो एरिया होगा वो किसके बारे में बताएगा? वो वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ठीक है जी, ये कुछ चीजें आपको बस याद रखनी है। अगर इतनी चीजें भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। डन? डन? ठीक है, ठीक है, बहुत सही। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, तुम्हें समझ आएगा क्या बोला है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 20 सेकेंड। यानी ये देखो स्पीड और टाइम का ग्राफ है। मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो इट इज वेरी सिंपल। मैं कैसे निकाल सकता हूं बेटा, बताओ मैं कैसे निकालूंगा? अरे यार ये तो बहुत सिंपल है यार, मुझे बस एरिया निकालना है 0 से 20 के बीच का, यानी इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भैया कर दो यार, हाफ, बेस कितना है देखो 20 है, हाइट कितनी है 20 है, तो 20 इंटू 20, तो यह आ जाएगा कितना? यह आ जाएगा आपका 200। कितना आ गया? 200 मीटर। ठीक है, 200 आया सबका। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता एक्सेलरेशन निकालो तो कैसे निकालते? देखो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना। अगर कोई चीज सीधी जाती है, अगर कोई चीज सीधी चलेगी तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब एक्सेलरेशन बताओ तो कैसे बताओगे? एक्सेलरेशन स्लोप बताता है, स्लोप। तो तुम क्या करोगे, तुम ग्राफ में देखोगे कि इस पॉइंट पे कितनी है स्पीड? 20। टाइम कितना है? टाइम भी है 20। तो यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, टाइम भी कितना है? 20। तो यानी ये आ जाएगा 1। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझे बात को? ऐसे हम स्लोप से ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के, ठीक है। चलिए बट आपको पैटर्न यही मिलेगा। अब बढ़ते हैं,
अगले चैप्टर की तरफ, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए आ जाओ, पहले बताओ, ये सबसे रद्दी चैप्टर है रद्दी मतलब दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे सेकंड लॉ से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसी लल्लू चंजू चैप्टर है, थोड़ा सा है ना ऐसी ऐसी वीक 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 वीक। ठीक है, आ जाओ। वाई इट इज डिफिकल्ट टू पुश अ स्टेशनरी कार इनिशियली। भैया एक प्रॉपर्टी होती है, याद करना, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से तुम जब सुबह सो रहे होते हो तो तुम्हारा मन करता है कि भैया आज सोता रहूं, आज उठूं ना, आज जीवन में बस नींद ले लूं। और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अ बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until or unless a external force is applied. Yes, inertia। क्या बात है, यानी एक बॉडी जो है अगर वो स्टेशनरी पे है तो उसको शुरू में बॉडी पुश करने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है, भैया मैं रेस्ट में रहना चाहती हूं, उसके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बहुत बढ़िया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। Why does passenger tend to fall backward? जब एक गाड़ी रुकती है, जब एक गाड़ी रुकती है, पैसेंजर मूविंग, हाँ, जब गाड़ी चलती है तो पीछे गिरते हैं, जब गाड़ी रुकती है तो आगे गिरते हैं, है? पीछे आगे, पीछे आगे, है ना? ये क्या है भैया? देखो, जब भी कोई गाड़ी ब्रेक पड़ेगा तो गाड़ी आगे जाएगी। क्यों अपन आगे क्यों जाते हैं? क्योंकि गाड़ी और हमारे पास था एक इनर्शिया ऑफ मोशन। अब अचानक से ब्रेक मार दिया तो मैं आगे की तरफ बेंड हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी को तो मोशन में रहना है ना, सिंपल। अगला, वाई डू एथलीट्स रन अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर अ लॉन्ग जंप? अगर तुम में से कोई लॉन्ग जंप करता है, भाग रहे हो 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 और फिर आते हो और फिर जंप करते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें इनर्शिया ऑफ मोशन चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? तुम्हें एक इनर्शिया ऑफ मोशन चाहिए, तुम भाग रहे हो और ये लोग कूद गए। यस, तुम्हारे पास एक मोमेंटम होना चाहिए। अच्छा, मोमेंटम का एक फॉर्मूला है जो कि तुम याद रखोगे, जो कि होता है ये, है ना, ये होता है भैया मोमेंटम, m इंटू वी, m इंटू वी। ठीक है, ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आए। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जो अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव कर लेते हैं। क्या तुम्हें आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? क्या कोई बता सकता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये बोलती है कि जो फोर्स है, द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी ये बोलता है कि ये, अब मोमेंटम क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। हाँ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, यही होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या सबको याद है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यार मैं इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, क्या हो गया? माय ब्रेन इज ऑल्सो नॉट ब्रेनिंग सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का जो दूसरा नियम है, सॉरी 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 सॉरी, सुनो, न्यूटन का पहला लॉ तो मैंने तुम्हें बताया, दूसरा लॉ क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, अप्लाइड फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही बोलती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होता है। अच्छा, मोमेंटम यानी देखो m इंटू फाइनल यानी एम वी, फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम यू डिवाइड बाय टी। ठीक है, अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं के। ठीक है, और ये आ गया एम वी माइनस यू डिवाइड बाय टी। और तुम्हें पता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी क्या होता है बेटा? ये होता है एक्सेलरेशन। तो ये आ गया F इक्वल्स टू के एम ए, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है F इक्वल्स टू एम ए। यानी ये है हमारा सेकेंड लॉ, है ना, है ना, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? F इक्वल्स टू एम ए। राइट राइट, तो ये सेकेंड लॉ है। इसके भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ फटाफट से, इसके भी कुछ क्वेश्चन करते हैं आज। ये क्या, अरे ये तो आंसर है, आगे बढ़ो भैया। हाँ, स्टेट द यूनिट ऑफ बोर्ड एंड डिराइव इट फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और इसको हमने डिराइव तो मैंने अभी तुम्हें करके दिखाई दिया है ना। डिराइव कैसे करते हैं याद रखना, और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर कई बार पूछी गई है भैया। ठीक है, अ क्रिकेट बॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट बॉल। तुमने देखा है विराट कोहली जब कैच कर रहा होता है ऐसे अपने हाथ को ऐसे पीछे लेके जाता है, क्यों? क्यों? मजा आ रहा है? नहीं, तुमने अगर ध्यान से समझाओ, न्यूटन का दूसरा लॉ क्या बोलता है? बोलो क्या बोलता है? वो बोलता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये बोलता है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी ध्यान से देखो, अगर टाइम बढ़ेगा
तो फोर्स घटेगी। चमक रहा है? अगर टाइम बढ़ा तो फोर्स घटी, अगर टाइम बढ़ा तो फोर्स घटी, अगर टाइम बढ़ा तो फोर्स घटी। यानी अगर मैं एक बॉल के मोमेंटम को जीरो कर रहा हूं और उसमें टाइम ले रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पीछे ले जाके टाइम कर रहा हूं, तो अगर मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूं तो जो मेरे हाथ पे इंपैक्ट होगा फोर्स का, जो फोर्स मेरे हाथ पे बॉल लगाएगी, वो जो दर्द होगा वो कम होगा। समझे क्यों? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है ना, जब टाइम मैं बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। तो याद रखना क्या है, कहां गया वो, बाय लोअरिंग हैंड टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीजेस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस। यानी जो मोमेंटम जीरो हो रहा है उसमें जो टाइम है वो बढ़ रहा है, तो जो फोर्स लग रही है वो आपकी डिक्रीज हो जा रही है, तो इससे इंजरी प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। The force of 200 Newton is applied on the mass of 50 kg at rest. Find the acceleration. Very simple. देखो गिवन क्या क्या है, ये फॉर्मूला आता है, गिवन क्या है, फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। निकाल के बता दो जरा फटाफट से, निकाल के बता दो बेटा, क्या आ गया 4, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो जब भी तुम स्कूल में जा रहे हो ना, अच्छा जब भी तुम पेपर में लिख के आते हो ना, तो भैया ये जो यूनिट्स होते हैं ना, यूनिट्स सही से लिख कर आना, वरना एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ठीक है, एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ऐसे काटने वाला तो वैसे भी काट ही सकता है भाई, जिसको काटना है वो तो काटेगा ही, क्या कर सकते हैं। ठीक है, पर हाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे। फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड इन 10 सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन आ गया 4, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे बतानी है वेलोसिटी कब, जब टाइम है 4 सेकेंड, जब टाइम है 4 सेकेंड। और आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, पहले तो बॉडी रेस्ट पे थी, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। एक्सेलरेशन वो फॉर्मूला है ना एक्सेलरेशन का, क्या, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, इसको पुट कर लो और क्या करो, ये फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? और फिर है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल सकते हो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, इससे डन। बताओ क्लियर है? इसका आंसर शायद 16 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, 16 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 20 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेट दी मोमेंटम। वेरी सिंपल, मोमेंटम का एक ही फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास मेरे पास गिवन है, बस वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर लेना बेटा, मीटर पर सेकंड। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है, बस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगला, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, कार्ट पुल्स द हॉर्स विद अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, व्हाई डू दे स्टिल मूव। न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जाओ स्कूल में और अपने दोस्त को जोर से थप्पड़ लगाओ और उसको बोलो भाई देख मेरे हाथ ने तेरे गाल पे फोर्स लगाई, लगाई कि नहीं लगाई, वो बोलेगा लगाई। अब तेरे गाल ने भी उतनी फोर्स मेरे हाथ पे लगाई अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, तो इसका यह मतलब है कि बराबरी हो गई, जितनी फोर्स मैंने लगाई उतनी तुमने लगाई, गेम खत्म, गेम खत्म, गेम खत्म। ऐसा मत करना, ठीक है, वरना डंडों से मारेगा तुम्हारा दोस्त, है ना। तो ऐसा क्यों होता है समझना बेटा। मैं चल कैसे पाता हूं, एक घोड़ा कैसे चल पा रहा है, घोड़ा पीछे फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे फोर्स लगाता है। मैं चलता क्यों, मैं ग्राउंड पे फोर्स लगाता हूं और ग्राउंड मुझ पे फोर्स लगाता है, इसलिए मैं आगे मूव कर पाता हूं, मैं इसलिए आगे मूव कर पाता हूं ना भैया, ग्राउंड मुझ पे फोर्स लगा रहा है इसलिए मैं आगे मूव कर रहा हूं, अगर ग्राउंड फोर्स नहीं लगाता मूव ही नहीं कर पाता। यानी मैं फोर्स कार्ट पे नहीं लगा रहा, घोड़ा पीछे कार्ट पे नहीं लगा रहा, वो जमीन पे लगा रहा है और जमीन उस पे लगा रही है। बहुत बढ़िया। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बोट थ्रोज अ स्टोन अवे, अगर एक लड़का है जो कि बोट में खड़ा हुआ है और वो एक पत्थर को ऐसे दूर फेंकता है, तो उसकी बोट भी पीछे जाती है, क्यों, क्योंकि उसने आगे की तरफ फोर्स लगाई, आगे की तरफ फोर्स लगाई, लगाई या नहीं लगाई, अरे उसने आगे की तरफ फोर्स लगाई, हाँ है ना। अरे यार तुम ऐसे खड़े हो, ठीक है, तो अगर तुम ऐसे किसी चीज को ऐसे जोर से दूर फेंकोगे ना, तो तुम्हारी बोट भी पीछे आएगी हल्की सी, क्यों, क्योंकि तुमने आगे की तरफ फोर्स लगाई, है ना, है ना। हाँ हाँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो पीछे की तरफ बोट जाएगी। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ।
व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन बैकवर्ड द बोट फॉरवर्ड द बोट मूव बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे द फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द स्टोन इज बैलेंस्ड बाय बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ द बोट, यानी जितनी फोर्स आगे लगी उतनी फोर्स पीछे लगी। अगर ये सब कुछ समझ आया तो एक बार चैट में पीके लिख दो, क्योंकि अब हम हमारे फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। 10-15 मिनट और लगेंगे बस। ये हमारा फाइनल चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, आ जाइए। ठीक है, देख वन शायरी पूछ रहा है, एक शायरी, हाँ तुम जैसों के लिए एक शायरी। क्या वो एक शायरी है? क्या थी यार वो शायरी कि उसे लगा था, भूल गया यार मैं शायरी, बड़ी प्यारी शायरी थी। हाँ, उसे लगा था कि उसको मनाने के लिए हम फूल लाएंगे, उसे लगा था कि उसको मनाने के लिए हम फूल लाएंगे, पर उसे क्या पता था इतने समय में तो हम फिजिक्स के 4 न्यूमेरिकल लगा लेंगे, है ना। चलो आ जाओ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते हैं बेटा, आ जाओ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वाह 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 कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, थप्पड़ पड़ेगा। चलो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? जब भी दो बॉडीज होती हैं उनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? जल्दी बताओ। द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। है ना? हाँ, एक बच्चा लिख रहा है भैया पर शायरी राइम क्यों नहीं हो पाई? शायरी राइम नहीं हो पाई यार, शिट यार। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फाइनली जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F इक्वल्स टू gm1m2 बाय आर स्क्वायर। अभी जो g है ना, g बड़ा G, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अगर वो याद नहीं करोगे तो भैया कभी कुछ याद मत करना। वो वैल्यू है ये वैल्यू याद कर लो, ये है बड़ा जी। ठीक है, बड़ा जी है ये। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जब भी कोई बॉडी को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो किस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आती है ग्रेविटी की वजह से, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक फॉर्मूला याद रखना बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, gm बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें g क्या है? g क्या है बेटा? एक्सेलरेट वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है? मास, अर्थ का मास। और r क्या है? अर्थ का रेडियस। ठीक है, अर्थ पे इसकी वैल्यू 9.8 होती है, बट अगर तुम अर्थ को बदल दोगे, मान लो मून पे चले जाओगे, तो इस g की वैल्यू बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि मास भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल आता है, क्या कि एक बात मुझे बताओ, ये जो बड़ा जी है और छोटा जी है, इनके बीच में फर्क क्या होता है? सबसे बड़ा फर्क, ये बड़ा जी तुम्हारा सच्चा दोस्त है भाई, ये नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा। इट विल रिमेन सेम एट एवरी कंडीशन। इन एवरी कंडीशन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल रिमेन सेम, बट स्मॉल जी कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट। यानी प्लैनेट के हिसाब से ये बदल सकता है। ठीक है, प्लैनेट के हिसाब से बदल सकता है, यही एक मेजर डिफरेंस है, बाकी तो चीजें सेम ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक डिफरेंस है मास और वेट के बीच में। यार देख, मास भी तेरा सच्चा दोस्त, वेट वो जो कि बदल जाता है। वेट क्या होता है ना यार? वेट होता है फोर्स, वेट होती है फोर्स। यानी वेट क्या है? द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी वेट का एक्चुअली में फॉर्मूला होता है m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। क्या बेटा? mg। तो याद रखना ये फॉर्मूला होता है किसका? वेट का। जबकि मास तो मास है, है ना। मास कैन नेवर बी चेंज। तू आज अर्थ पे, कल मून पे चला जाए, है ना, चंद्रमा, जुपिटर, कहीं पे भी चला जाए, उसके दिल में चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, मास विल रिमेन सेम। लेकिन वेट कैन बी चेंज। वेट कैसे बदलेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलता है, तो वेट भी बदल जाए, है ना। सही है। तो वेट क्या है? एक फोर्स है जिसका यूनिट होता है न्यूटन, जबकि मास का यूनिट होता है केजी।
मास का यूनिट क्या होता है? केजी। चलिए डन। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 20 kg एंड 30 kg इज गिवन। हमें फोर्स गिवन है, तो हमें बताना है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला तो याद ही होगा, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ है ना। बड़े जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा मासेस क्या है? एक मास है 20, एक है 30, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 600 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है। तो इस आर को यहां ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? इसको मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूं, है ना, तुम थोड़ा समय लगा लेना आराम से। बट जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 600 इंटू इंटू कितना आ गया? 10⁻⁻²। यही आ रहा है क्या? चेक कर लू जरा, यही आना चाहिए मोस्टली, तो यही आना चाहिए मोस्टली, तो ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है कितनी? 6। तो आर की वैल्यू आएगी √6। क्या √6 आ रही है क्या भाई? चेक कर लेना, चेक कर लो जरा वैल्यूज को एक बार, ठीक है। डन, सही है, सही है, सब अच्छे लिख रहे हैं, हाँ यही है, यस 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 सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। एक स्टोन को अगर मैं यार भैया ऊपर से गिरा दूंगा 20 मीटर की हाइट से, कैलकुलेट द टाइम एंड वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत नॉर्मली। याद रखना बेटा, यहां पर साइन कन्वेंशन यूज होता है, फॉर्मूले वही है, कौन से? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन वो जो एक्सेलरेशन था ना ए, वो अब जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक दिमाग के अंदर घुसा लो, भेजे के अंदर घुसा लो। जब भी कोई चीज नीचे आ रही है, जब भी कोई चीज नीचे आ रही है, जब भी कोई चीज नीचे आ रही है, तो सब कुछ पॉजिटिव ले लो, तुम कुछ नेगेटिव मत लो, तुम हाइट भी पॉजिटिव ले लो, जी भी। ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक है बेटा, ये अपने बीच की ट्रिक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की। सब कुछ पॉजिटिव ले लो, है ना, है ना। और अगर कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव ले लो। ट्रिक है ये, ट्रिक है, ठीक है। तो अब देखो कहां है, किसी चीज को ड्रॉप किया गया है तो सब कुछ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट की वैल्यू है 20 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, नीचे जा रही है तो पॉजिटिव लेनी है। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, हमें निकालना क्या है? हमें टाइम निकालना है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है जब भी किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, क्या कहते हो? ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। बहुत बढ़िया, एस की वैल्यू है 20, यू तो है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 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 हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व करो यहां से यहां, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और टी की वैल्यू आ गई 2, यानी टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। तो हाँ 2 आ गया, ठीक है। तो अब टाइम आ गया, तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी कौन से निकालूंगा? वेलोसिटी निकालूंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बेटा ये मैंने ट्रिक बताई है कि कोई भी चीज नीचे जाए तो सब कुछ पॉजिटिव लेना, जब भी कोई चीज ऊपर जाए तो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेना, कुछ भी नेगेटिव और मत लेना। बाकी किताबों के अंदर अलग तरीका होता है, किताब में बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर नीचे आ रही है तो जी को भी तुम माइनस लो, हाइट को भी तुम नेगेटिव लो। मैं कहता हूं ट्रिक से सॉल्व कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ द 60 kg बॉडी ऑन द मून इफ इट्स वेट ऑन द अर्थ इज 600 न्यूटन। अरे ये तो बहुत सिंपल है, देखो एक चीज याद रखना, मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, मून पे जो मून पे होती है वो होती है g/6, ठीक है, g/6 होती है मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1/6 टाइम होती है, ठीक है। तो अगर यहां पर वेट इतना है तो मास तो सेम ही रहेगा, चंद्रमा पे हमारा मास नहीं बदलेगा, हाँ, पर जो फोर्स है वो 1/6 टाइम हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला,
इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ सडनली बिकम्स हाफ बट मास रिमेन सेम, हाउ वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ चेंज? देखो भाई, अगर मैं अर्थ का जो रेडियस है ना उसको r/2 कर दूं बट मास को मैं सेम रखूं, तो अब क्या होगा? तुम्हें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है gm/r²। अब क्योंकि मैंने ये r/2 यहां पर रख लिया, एक r/2 मैंने यहां पर रख लिया, ठीक है, तब क्या होगा बेटा? यहां पर ये हो जाएगा gm/r²/4। ये 4 ऊपर चला गया, यानी ये हो गया 4gm/r²। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यानी 4 गुना, यस 4 गुना हो गया भैया, यार क्या बात है। यानी 4 गुना क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है? 4 टाइम्स हो जाती है। अब वेट क्या होता है? किसी भी बॉडी का वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अगर 4 टाइम होता है, यस, तो वेट कितना होगा? वेट भी 4 गुना होगा। ये सब चले गए। बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कम बच्चे हैं जिनके स्कूल में ये चैप्टर आ रहा है, ये रियलिटी है ना। बहुत कम बच्चे जिनके। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अभी क्लास किसकी? आरंभ बैच वालों, तुम्हारी क्लास है ना शायद, किसकी है? किसकी क्लास है? मैथ की है? किसकी है? ठीक है, 4 टाइम्स होता है। नहीं है क्लास? अरे क्लास कैंसल, सही बता, क्लास कैंसल हो गई क्या? क्लास कैंसल? हाय 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 हाय, अब पढ़ाएंगे आराम से, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो ओहो ओहो, मजा ही आ गया। चलो आ जाओ। वाई इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर? देखो भैया याद रखना, ये होती है पृथ्वी, टॉप पे कौन है? प्रशांत भैया। टॉप पे कौन है? प्रशांत भैया। तो पोल हमेशा टॉप पे होता है, ऐसे याद रखना, और ये इक्वेटर होता है। तो अगर तुम देखोगे सेंटर से जो पोल का डिस्टेंस है ना बेटा, वो कम है और इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r²। अब मुझे एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस ज्यादा है इक्वेटर का, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी? यस और नो? यस और नो? हाँ, यानी इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होगी, इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो कम होगी, है ना। जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगी? लेस होगी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी, राइट। सही है, सही है। चलिए बेटा अगले सवाल पे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 25। चलो आयो। डिफाइन थ्रस्ट एंड प्रेशर। हाउ इज द प्रेशर रिलेटेड टू थ्रस्ट? भैया थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट फोर्स ही है बट इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। और प्रेशर क्या होता है? बोलो, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया पर यूनिट एरिया, है ना। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी आप देख भी सकते हो थ्रस्ट क्या है? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस। और प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डू कैमल्स हैव अ ब्रॉड फीट? भैया देखो, ऊंट जो होते हैं उनकी फीट चौड़ी होती है, क्यों? क्योंकि अगर तुम इसमें देखोगे, एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, राइट राइट। तो इनका एरिया ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, ये डेजर्ट्स में भी प्रेशर कम लगता है, तो ये आराम से चल पाते हैं, इनके पैर अंदर धंसते नहीं है मिट्टी के। तो इसलिए वॉक करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए एरिया ज्यादा होता है। वाई आर शार्प नाइफ मोर इफेक्टिव? अगर कोई पैना चाकू होगा तो बहुत तगड़ा होगा, मजेदार होगा, है ना। भुवन भैया क्यों कॉल कर रहे हैं तुम्हारे? क्या हो गया क्लास के बीच में? क्लास में हो भाई, क्लास में? हाँ ठीक है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि ये नाइफ, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। बहुत बढ़िया। अगला, व्हाई डू नेल्स हैव पॉइंटेड टिप्स? जो नेल्स होती हैं, कील, उनकी टिप पॉइंटेड होती है क्योंकि जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रहे ये सारे क्वेश्चंस। एक बोनस क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, बस तुम्हारे लिए एक बोनस क्वेश्चन।
जो कि तुम्हारे पेपर में आने वाला है, इसलिए बोनस है। एक स्टेटमेंट आएगी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, डिफाइन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। रुक जाओ, बाय मत बोलो, रुक जाओ। देखो तो याद रखना आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। जब भी आप किसी बॉडी को पानी में इमर्स करते हो, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences a upward force. एक फोर्स लगती है that is equal to the weight of fluid displaced. यानी जितना पानी बाहर निकलेगा उसका अगर मैं वेट कर लूं, वजन कर लूं, उतनी ही फोर्स नीचे से लग रही है, बायंड फोर्स। अरे नीचे से लगने वाली फोर्स क्या है? बायंड फोर्स। तो यानी क्या बोल रहा है, when the body is immersed fully or partially, जो फोर्स उस पर लगेगी पानी की वजह से, दैट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये क्वेश्चन है। अब इसके कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। व्हाई इज इट इजियर टू स्विम इन सी वाटर? सी वाटर में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि सी वाटर में नमक होता है, कि डेंसिटी ज्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी होती है, पानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ना बेटा, वो तुम पे ज्यादा बायंड फोर्स लगाएगा। तो याद रखना कि जो बायंड फोर्स बीएफ, बायंड फोर्स जो लगेगी वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज्यादा डेंसर लिक्विड होगा उतनी ज्यादा बायंड फोर्स लगने वाली। राइट राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन। इफ अ सॉलिड बॉडी वेज 60 न्यूटन इन एयर एंड 40 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, यानी एक डब्बा है, उसका वेट नापा तो 60 न्यूटन आ गया, पर पानी में डाला तो 40 न्यूटन आ गया। अइला जादू, जादू नहीं है, 20 न्यूटन कहां गया? अरे भैया इसका एक्चुअल वेट तो 60 न्यूटन ही था, बट अब पानी में डालने की वजह से बायोएंट फोर्स लग रही है नीचे से, नीचे से बायोएंट फोर्स लग रही है जो कि 20 न्यूटन है ना। तो 20 न्यूटन क्या हो गई? 20 न्यूटन हो गई बायोएंट फोर्स। भैया 20 न्यूटन कहां से आया? अरे पहले 60 था, अब 40 हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, कितना आ गया? 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब बच्चे इसमें ना बहुत मूर्खता करते हैं, ध्यान से पढ़ क्वेश्चन को। फाइंड द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। एक बात मुझे बताना, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतनी बाइंड फोर्स होगी, और बाइंड फोर्स तो हम निकाल चुके हैं 20 न्यूटन। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है? 20 न्यूटन। तो इसका आंसर भी 20 न्यूटन। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ओए होए 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 होए, यहां पर क्या बात है। फाइनली दोस्तों, बड़ी कड़ी मेहनतों के बाद, ओए होए, बड़ी मेहनत के बाद दोस्तों हमने पूरा कर लिया है। यस यस यस। ठीक है, इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब याद रखना, हाफ ईयरली एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। हार नहीं माननी है, ठीक है। तेरा भाई यहां पर खड़ा है, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ खड़ा है। अभी बात हाफ ईयरली की थी, बट जब तेरे फाइनल एग्जाम आएंगे तब भी खड़ा रहूंगा तेरे साथ। तो तू डरे मत, तू घबराए मत, तेरे साथ रहूंगा मैं। आ रही है समझ में? तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा रहेगा पूरे टाइम। जब तक तुम्हारी 9th अच्छी नहीं हो जाती, 9th के बाद 10th अच्छी नहीं हो जाती, तेरे साथ हूं मैं। ठीक है। जितने भी बच्चे हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल विश करना बड़ा ठीक है। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। अब मिलते हैं बाद में कभी और, कहीं और, कभी और मुलाकात होगी, शायद इसी चैनल पे या किसी और चैनल पे। मिलते हैं जल्दी, जब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय।